ठीक है, शुरू करते हैं। तो सी इन टुडेज सेशन वी आर अबाउट टू सी, एक मिनट, रिफ्लेक्शन में है। तो इन टुडेज सेशन वी आर अबाउट टू सी हाउ टू रीड अ न्यूज़पेपर। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल कि भाई न्यूज़पेपर रीडिंग सेशन शुरू करने से पहले पहले हमको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूज़पेपर। ठीक है, कि भाई अगर ओवरऑल देखा जाए तो यूपीएससी का सिलेबस की जो कॉपी आपके पास होगी तो उस सिलेबस में आपको देखने को मिलेगा कि वन ऑफ द टॉपिक इन द सिलेबस इज अ करंट अफेयर। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, तो ये करंट अफेयर का जो सेशन होता है या फिर करंट अफेयर के जो टॉपिक्स रहते हैं, ये टॉपिक्स आपको अलग अलग सब्जेक्ट में कहां से पता चलते हैं? न्यूज़पेपर से पता चलता है। ठीक है, अब इसमें भी जनरली अगर देखा जाए, जैसे मैं उदाहरण दूं, पॉलिटी हो गया। अब पॉलिटी का बेसिक चीज तो आपको पढ़ाया जाएगा, जिसको स्टैटिक जो पॉलिटी है वो अलग होता है, बट पॉलिटी पे करंट में क्या चल रहा है, जैसे उदाहरण के तौर पे सरकार ने कोई कानून बनाया। ठीक है, तो कोई कानून अगर बनाती है सरकार तो उसके बारे में हमको कहां से पता चलेगा? अगेन फ्रॉम द न्यूज़पेपर। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सी राइट नाउ द सोर्सेस हैव डाइवर्सिफाइड। इफ यू वर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन 10 years बैक, अगर आप 10 साल पहले अगर प्रिपरेशन करते तो शायद से आपके पास एकमात्र सोर्स कौन सा था? न्यूज़पेपर। बट अभी के टाइम पे अगर हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भाई द सोर्स ऑफ न्यूज आर डिफरेंट। उसमें वन ऑफ द सोर्स इज न्यूज़पेपर, दूसरा आजकल सोशल मीडिया पे भी अलग अलग प्लेटफॉर्म्स आ चुके हैं, बहुत सारे चैनल्स आ चुके हैं। ठीक है, मीडिया चैनल्स और ऑल्सो देयर, कि जिससे हमको क्या पता चलता है? करंट की खबरें पता चलती है। बट अगेन ऑथेंटिक खबरें जो होती है ज्यादातर कहां पे आती है? न्यूज़पेपर में आती है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? जैसे उदाहरण के तौर पे, अब जैसे मैंने बताया कि पॉलिटी तो हमको स्टैटिक जो है वो हमारे सिलेबस में ही है कि हमारे संविधान में क्या लिखा है, कितने फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है, ये सारी चीजें। हाँ, बट अभी करंट में पार्लियामेंट में जो ये होते हैं, बिल पारित किए जाते हैं, बिल पास किए जाते हैं, बिल में कुछ बदलाव किए जाते हैं, तो ये सारी चीजें हमको कहां से पता चलती है? अगेन कहां से पता चलती है? न्यूज़पेपर। बराबर है। दूसरा, अगर मैं करंट की कुछ एक दो खबरें आपको बताऊं जो अभी चर्चा में है, तो जैसे बिहार का ही ले लो। बिहार में अभी अपकमिंग इलेक्शंस है, तो इलेक्शन के पहले और चर्चा में कौन आ गया? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, अब इसके बारे में आपको पूरी जानकारी जो है वो आपको पॉलिटी में पढ़ाई जाएंगी, लक्ष्मीकांत में दी है, और आपको पॉलिटिकल लेक्चर्स में पूरा बताया जाएगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है, कैसे ऑपरेट करता है, उसके कौन उसका हेड होता है, ठीक है, उसका चुनाव कैसे होता है, ये सारी चीजें, और उसका काम क्या होता है। बट करंट की अगर मैं बात बताऊं तो अगेन बिहार इलेक्शन, क्योंकि बिहार इलेक्शन में ही उन्होंने क्या किया, जो नाम हमारा अपना जो नाम रहता है ना, आप वोटिंग करने जाते हो तो वोटर लिस्ट में आपका नाम रहता है, उसको बोलते हैं इलेक्टोरल रोल। वो इलेक्टोरल रोल में उन्होंने बहुत बड़ा बदलाव वहां पे प्रपोज किया है। कहां पे? बिहार में। उसके कारण इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चर्चा में। तो भाई ये क्या है, कौन बताता है? न्यूज़पेपर। बिकॉज यूपीएससी, देखिए यूपीएससी हो या फिर एमपीएससी हो, तो जो मेंस के आपके क्वेश्चन रहेंगे, जो डिस्क्रिप्टिव पेपर आपका रहेगा, उसमें बेसिकली जो सवाल पूछे जाएंगे वो सवाल किस तरीके से पूछे जाएंगे? जो करंट में चल रहा है उसके आधार पे वहां पे सवाल पूछा जा सकता है। सो दैट्स व्हाई रीडिंग न्यूज़पेपर इन यूपीएससी और एमपीएससी एग्जामिनेशन इज मस्ट। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझा? फिर ये तो पॉलिटी का मैंने बताया। अलग अलग प्रकार के अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात मैं आपको बताऊं तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी डे टू डे इन्वेंशंस होते हैं, कुछ तो भी नई नई चीजें खोजी जाती है, उसका भी इंफॉर्मेशन हमको कहां पे मिलेगा? न्यूज़पेपर में मिलेगा। कोई अगर इंटरनेशनल बड़ी खबर होती है, जैसे आपको पता है कि रशिया यूक्रेन वॉर, ठीक है, रशिया यूक्रेन वॉर के बारे में भी इंफॉर्मेशन कहां पे मिलेंगी? न्यूज़पेपर से पता चलेंगी। मतलब अंतरराष्ट्रीय लेवल पे जो भी चल रहा है वो भी हमको कहां से पता चलेगा? न्यूज़पेपर से पता चलेगा। सो दैट्स व्हाई रीडिंग न्यूज़पेपर फॉर योर प्रिपरेशन इज मस्ट। अब इसमें भी दो राय होती है, कभी कभार ऐसा होता है कि भाई सीधे मैगजीन पढ़ लेनी चाहिए या फिर न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, बट इट इज एडवाइजेबल दैट यू शुड गो विथ अ न्यूज़पेपर। अगेन द रीजन इज व्हाई, क्योंकि न्यूज़पेपर क्या बनाता है बेटा? अपना अप्रोच बनाता है, ठीक है, थॉट प्रोसेस बनाता है, और आपको अच्छा आंसर लिखने के लिए इट इज मस्ट कि आपका थॉट प्रोसेस बनना
आवश्यक होता है। कोई चीज अगर आपने पढ़ी है तो क्यों है वैसी, तो इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ये सब करते वक्त एक ही चीज दिमाग में लाना कि न्यूज़पेपर पढ़ना है या फिर कोई भी न्यूज जब आपके कान पे आती है या फिर आपके आंखों के नीचे से गुजरती है, तो आपको सिर्फ क्यूरियस बनना है। क्या बनना है? क्यूरियस बनना है। आपको सिर्फ देखना है कि स्पेसिफिक वो न्यूज जो है वो किस कारणवश बनी है, क्या उसके इंप्लीकेशंस है, मतलब उसके आसपास की जो भी चीज है वो आपको पता होनी चाहिए। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सो देखो बेटा, न्यूज़पेपर रीडिंग का इंपॉर्टेंस तो मैंने बताया। अब जब देखो, सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट 3 सवाल हमारे सामने आते हैं जब भी हम लोग न्यूज़पेपर रीडिंग की बात करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच न्यूज़पेपर टू रीड। पहला क्वेश्चन कौन सा आता है कि भाई न्यूज़पेपर कौन सा पढ़े। ठीक है, अब यहाँ पे अगर विच न्यूज़पेपर टू रीड की अगर बात करते हैं तो स्पेसिफिकली इफ यू आर प्रिपेयरिंग इन इंग्लिश मीडियम देन ओनली 2 पेपर आर देयर। ठीक है, और वो जो भी पेपर हमको चुनना है वो नेशनल लेवल के पेपर होने चाहिए कि जिसमें नेशनल लेवल की भी खबरें छपे और इंटरनेशनल लेवल पे भी कवर की जाए। तो इसमें अगर देखा जाए तो 2 पेपर, वन इज इंडियन एक्सप्रेस और दूसरा द हिंदू। ठीक है, कौन से न्यूज़पेपर? एक द इंडियन एक्सप्रेस आई करके और दूसरा द हिंदू। इन दोनों पेपर के अलावा कोई भी पेपर आप ना पढ़िए। ठीक है, इट इज एडवाइजेबल कि भाई ये 2 पेपर में से कोई भी एक पेपर आपको अच्छे से पढ़ना है। और उसमें भी इफ यू आर प्रिपेयरिंग फ्रॉम सेंट्रल इंडिया, मतलब नागपुर या फिर नागपुर के अगल बगल के इलाके में आप अगर प्रिपेयर कर रहे हो तो इट इज एडवाइजेबल कि कौन सा इंडियन एक्सप्रेस इज गुड पेपर फॉर यू, बिकॉज डेली बेसिस पे अवेलेबल होता है। जो आज का पेपर आता है वो आपके घर पे पहुंचाया जाता है। और द हिंदू की अगर बात करें तो हिंदू का लोकल वर्जन, मतलब नागपुर में वो प्रिंटिंग नहीं होता है, तो हिंदू जो हमारे यहाँ पे आता है वो तो हैदराबाद का एडिशन आता है, और हैदराबाद का एडिशन नागपुर तक पहुंचने के लिए, ठीक है, एक दिन लेट पेपर हमको मिलता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? और हिंदू की अगर थोड़ा लैंग्वेज की अगर बात करें, देखो आप कोई भी दोनों में से कोई भी एक पेपर आप चूज कर सकते हो, बट द हिंदू की जो लैंग्वेज है ना वो थोड़ी टफ आती है, बट इंडियन एक्सप्रेस की लैंग्वेज एज कंपेयर टू द हिंदू इज क्वाइट ओके, कि जो आपको समझने में आसानी से आ सकता है। और इंडियन एक्सप्रेस की अगर बात करें तो हम लोग पर्सनली जो रिकमेंडेशन करते हैं दैट इज फॉर इंडियन एक्सप्रेस, बिकॉज रिसेंटली जिस प्रकार से उस पेपर ने ट्रांसफॉर्मेशन किया, सो ये जो पेपर इंडियन एक्सप्रेस इट इज प्योरली मेड फॉर द यूपीएससी प्रिपरेशन। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझा इतना? ठीक है, सो 2 पेपर में से कोई भी एक ही पेपर आपको पढ़ना है। ये आपको होशियारी नहीं करनी कि नहीं सर मैं दोनों भी पेपर बुलाता हूं और दोनों भी पेपर पढ़ता हूं। बेटा एक ही पेपर पढ़ने को आपको कितना टाइम लगेगा? इन द इनिशियल पीरियड इट विल टेक एटलीस्ट 2 to 3 years, 2 से 3 घंटा इनिशियली लगेगा, और ये टाइम कम करते करते हमको फिर 1 घंटे पे लाना है, 1 घंटे का 45 मिनट्स पे लाना है। समझ रहे? और अगर एक ही पेपर अगर आप 3 घंटे देते हो तो 2 पेपर को कितना लगेगा? 6 घंटा। सो इट इज नॉट एडवाइजेबल टू रीड बोथ द पेपर, यू कैन रीड ईदर ऑफ देम, मतलब एक तो इंडियन एक्सप्रेस या फिर हिंदू, बट मेरे ओपिनियन से क्या पढ़ना चाहिए? इंडियन एक्सप्रेस। पहला सवाल क्लियर। दूसरा, कितना टाइम पेपर पढ़ना चाहिए? अब देखो बेटा, आपके सिलेबस जब हम लोग देखते हैं तो सिलेबस की कॉपी हमारे सामने हमेशा होनी चाहिए, बिकॉज सिलेबस हमको गाइड करता है क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? और उसमें भी अगर टाइम की बात करें, और टाइम किसके लिए? न्यूज़पेपर के लिए। तो न्यूज़पेपर मतलब जिसको ही हम लोग सिलेबस में करंट अफेयर बोलते हैं, तो करंट अफेयर का एक सेक्शन है न्यूज सिलेबस में एक पार्ट है करंट अफेयर्स का। तो ऐसे इसको टाइम की अगर बात करते तो हार्ड टू हार्ड इनिशियली जब आप शुरुआत करते हो तो आप कितना टाइम आपको देना है? 2 से 3 घंटा, बिकॉज इनिशियल जो रहता है आपका बिगिनिंग जो रहता है, इट विल टेक सम टाइम टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, इट विल टेक टाइम टू अंडरस्टैंड द टॉपिक, बिकॉज आपके पास आपकी वोकैबुलरी शायद से हो सकता है कि आपकी वोकैबुलरी कुछ वीक रहे। इस ऐसे कंडीशन में 2 से 3 घंटा आपको मिनिमम लगेगा फॉर रीडिंग द न्यूज़पेपर इनिशियली। फिर आपको यही टाइम, जैसा 3 घंटा लग रहा है इनिशियली, तो उसको फिर कम करके 2 घंटा, उसको फिर कम करके 1 घंटे पे आपको क्या करना है? लाना है। ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन? और यही 1 घंटे का समय अगर आप मान लो 6-7 महीने तक कंटिन्यूसली न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो दिस टाइम विल अगेन रिड्यूस टू 30 to 45 मिनट्स। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझा? देखो अब आप बोलोगे कि सर अभी इनिशियली 2 से 3 घंटा लग रहा है, बट ये कम होते होते 30 से 45 मिनट तक कैसे आएगा? अगेन पूरा खेल का है प्रैक्टिस का। इज इट क्लियर टू एवरीवन? किसका है बेटा? प्रैक्टिस का पूरा खेल है, और आपको कंटिन्यूटी मेंटेन करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि भाई एक दिन न्यूज़पेपर पढ़ लिया और 10 दिन के बाद पढ़ रहे और उसके कारण टाइम रिड्यूस होगा, ऐसा नहीं होता है। सो यू हैव टू मेक इट अ रिचुअल। रिचुअल मतलब है ना क्या होता है? रिचुअल मतलब एक चीज जो हम लोग करते हैं, जैसे सुबह उठने के बाद भगवान के सामने दिया लगाना, दैट इज अ रिचुअल। उसी प्रकार सुबह उठने के बाद एक हैबिट आपको लगानी पड़ेगी कि न्यूज़पेपर में क्या है वो देखना है। अब ये टाइम की बात होगी। तीसरा और सबसे बड़ा सवाल होता है कि क्या पढ़ना है, बराबर है? अब जैसा मैंने बताया कि 2 न्यूज़पेपर्स आपके सामने आते हैं, एक आता है इंडियन एक्सप्रेस और दूसरा आता है द
हिंदू, ठीक है। अब इसमें भी अगर स्पेसिफिकली बात करें तो टाइप व्हाट क्या पढ़ने की बात आती है, तो इसमें जैसा पहला पेज जो रहता है फ्रंट पेज, तो फ्रंट पेज पे जो इंपॉर्टेंट खबरें होती है वो आती है, तो पहला पेज आपको पूरा कवर करना है। उसके बाद सेकंड इज एडिटोरियल, सेकंड क्या आता है, एडिटोरियल्स, ठीक है। सो व्हाट में जब आते हैं तो क्या क्या पढ़ना है, और इनिशियली फ्रंट पेज, बिकॉज फ्रंट पेज जो रहता है पेपर का उसमें नेशनल की नेशन की जो इंपॉर्टेंट खबरें हैं वो इंपॉर्टेंट खबरें फ्रंट पेज पे कवर होती है, तो यू हैव टू रीड द फ्रंट पेज। उसके बाद जो सेकंड आता है दैट इज एडिटोरियल्स, क्या आता है, एडिटोरियल्स, एडिटोरियल्स, और उसके साथ में ऑप एड मतलब ओपिनियन वाला जो एक पेज रहता है, इसमें जो पेपर का संपादक होता है वो पेपर का संपादक आर्टिकल लिखता है, और ओपेड जो रहता है इसमें ओपिनियन जो रहते हैं, जनरली अगर कोई एक्सपीरियंस है, कोई थिंकर है वो खुद की बात बोलता है, कोई एक्सपर्ट है फील्ड का तो वो खुद का ओपिनियन लिखता है, तो ऐसे जो आर्टिकल्स रहते हैं वो आपको पढ़ने हैं। और तीसरा आखिर में अगर देखा जाए तो इकोनॉमी का एक पेज रहता है हर पेपर में, या फिर आईआर का, आईआर का मतलब वर्ल्ड का, बराबर है। सो इकोनॉमी और इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़ी हुई जो खबरें हैं उसका पेज आपको पढ़ना पड़ता है। सो दीज आर द पेजेस व्हिच यू मस्ट रीड व्हाइल रीडिंग अ न्यूज़पेपर। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझ में आ रहा है? पहला फ्रंट पेज, फ्रंट पेज क्यों, क्योंकि इसमें जो राष्ट्रीय खबरें हैं, नेशनल न्यूज है, वो आपको हाईलाइटेड होंगी, तो वो आपको तो इंपॉर्टेंट जो रहेंगे वो तो पढ़नी है। दूसरा जो एडिटोरियल्स रहते हैं मतलब संपादकीय जिसको बोला जाता है, जो भी आर्टिकल्स होते हैं वो आर्टिकल्स आपको पढ़ने हैं। उसमें ओपेड रहता है, ओपेड मतलब ओपिनियन, जैसा मान लो मुझे अगर किसी चीज के बारे में कुछ लगता है तो मैं लिखूंगा, अब मैं तो नहीं लिख सकता हूं बिकॉज आई एम नॉट अ एक्सपर्ट, तो जो एक्सपर्ट रहते हैं वो फिर आर्टिकल वहां पे लिखते हैं। और तीसरा क्या है, इकोनॉमी का एक पेज रहता है, अर्थव्यवस्था की, जिसमें जो भी देश में चल रहा है उसके बारे में इंफॉर्मेशन रहेंगी। और दूसरा वर्ल्ड का पेज जिसको आईआर बोलते हैं। वर्ल्ड मतलब क्या, कि जिसमें अंतरराष्ट्रीय खबरें जो होंगी वो भी हमको एक बार पढ़नी है। जैसे क्लियर टू एवरीवन? तो इतनी सारी चीजें हमको कहां पे पढ़नी पड़ती है, न्यूज़पेपर में पढ़नी पड़ती है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सो कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना है, दो में से कोई भी एक तो इंडियन एक्सप्रेस या फिर हिंदू। इज इट क्लियर टू एवरीवन? बट आपको क्या करना है, यहाँ पे पेपर कौन सा पढ़ना है, इंडियन एक्सप्रेस ही पढ़ना है, ठीक है, इफ यू आर रिसाइडिंग इन सेंट्रल इंडिया। अब उसमें भी क्या है ना कि बहुत बार क्या करता है कि पेपर की जब बात आती है बच्चे, तो पेपर क्या करते हैं, ऑनलाइन पढ़ते हैं। बेटा डोंट ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट, आपको ओवर स्मार्ट नहीं करना है। आपको क्या करना है, घर पे जो ऑफलाइन पेपर होता है ना, वो ऑफलाइन फॉर्मेट में पेपर लगाना है, और पेपर पढ़ते वक्त एक हाथ में पेन होना चाहिए और एक हाथ में पेपर होना चाहिए, ठीक है। और आपको मैनुअल तरीके से पेपर पढ़ना है। इनिशियली थोड़ी दिक्कत होंगी, इनिशियली इट विल टेक सम टाइम, ठीक है। जैसे मैंने बताया टाइम कितना लगेगा, शुरुआत में 2 से 3 घंटे का समय लग सकता है, बट अगर आप रेगुलरली पेपर पढ़ते हो तो आपका होल्ड आ जाएगा, और वही टाइम आपका 2 घंटे पे, फिर 2 घंटे से 1 घंटे पे आ जाएगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझ में आ रहा है? अब इसमें भी अगर स्पेसिफिकली बात करें, ठीक है, सो ये तो हो गई पूरी पेपर की बातें। अब आते हैं कि भाई कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं और कौन से टॉपिक्स नहीं पढ़ने, ठीक है। यहाँ पे देखो कि न्यूज़पेपर टिप्स आर देयर, कि कौन सा पढ़ना है और कौन सा नहीं पढ़ना है। अब देखो यहाँ पे मैंने एक चार्ट ही बनाया है कि जिससे आपको पता चल सके कि कौन से टॉपिक आए जिसको पढ़ना चाहिए और कौन से टॉपिक आए जिसको अवॉइड करना चाहिए। तो यहाँ पे PECSB एक चार्ट मैंने बनाया। अब आपको क्या पढ़ना है, मान लो पी पर का पॉलिटी का अगर कोई विषय आता है तो यू हैव टू रीड इट। जैसे मैंने बताया कि पॉलिटी का कौन सा विषय हो सकता है, जैसे अभी बिहार इलेक्शन चल रहा है, तो किसकी बात हो रही है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, कि भाई जिसमें आप वोटिंग करने जाते हो पूरा मैनेज कौन करता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसका पिक्चर क्लियर में आएगा, ठीक है। दूसरा पॉलिटी की अगर अगेन बात करते हैं हम लोग, तो सरकार जो भी बिल पास करती है, कोई भी कायदा कानून जब बनाती है, तो वो भी क्या में आता है, न्यूज़पेपर में छप के आता है, मतलब पॉलिटी इज इंपॉर्टेंट। अवॉइड क्या करना है पेपर से, पॉलिटिक्स, ठीक है। पॉलिटिक्स मतलब सिंपल सी बात है, जैसा कोई एक पार्टी का नेता दूसरे पार्टी को कुछ बोलता है, दूसरे पार्टी का तीसरे पार्टी को कुछ बोलता है, कोई कमेंट पास किए जाता है, ऐसी जो खबरें होती है वो हमको क्या करना है बेटा, कंप्लीटली अवॉइड करना है। बिकॉज यूपीएससी आपको ऐसे सवाल नहीं पूछती, ना एमपीएससी पूछता है ना यूपीएससी पूछता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? उसके बाद दूसरा ई पर से क्या आता है, इकोनॉमी। इकोनॉमी आपको क्या करना है, रीड करना है। तो इकोनॉमी की कोई भी अगर खबर आती है तो यू मस्ट रीड इट। अगेन बेटा कोई भी खबर मतलब क्या, कि मान लो सर शेयर मार्केट की कुछ खबर आ गई कि शेयर मार्केट में इतना इतना गिरा है, इतना इतना ऊपर हुआ है। आप अगर कभी ना कभी न्यूज़पेपर आपने पढ़ा होगा, या फिर आजकल मोबाइल में इनशॉट नाम की ऐप है, तो कभी भी शेयर मार्केट एकदम उसमें बहुत ज्यादा उछाल आती है, फिर गिरावट आती है, तो हमारे मोबाइल में
नोटिफिकेशन आता है, अगेन न्यूज़पेपर में बहुत बड़ी फ्रंट पेज पे भी खबर बन जाती है। तो बेटा एक चीज ध्यान में रखना, इकोनॉमी पढ़ते वक्त हमको क्या पढ़ना है ना, जो सरकारी संस्था है उनके बारे में, आरबीआई की कुछ खबर आती है वो पढ़ना है, सेबी की कुछ खबर आती है वो पढ़नी है, कोई सरकार की और फाइनेंस मिनिस्ट्री के रिलेटेड कुछ न्यूज आती है वो हमको पढ़ना है। हाँ, बट कोई मान लो जियो के शेयर बढ़े या फिर गिरे, ये हमारे इट इज नन ऑफ आवर कंसर्न। कोई भी कंपनी का शेयर कितना बढ़ रहा है कितना गिर रहा है, कोई भी कंपनी को कितना प्रॉफिट हो रहा है, ये हमको इकोनॉमी के सेक्शन में नहीं पढ़ना है, बिकॉज दुनिया में ऐसी बहुत सारी कंपनी है और यूपीएससी आपको ऐसे इंडिविजुअल कंपनी के ऊपर कभी भी सवाल नहीं पूछता है। तो समझा, इकोनॉमी में क्या पढ़ना है, जो भी सरकारी संस्थाएं हैं जो इकोनॉमी से जुड़ी हुई है, फिर भारत का जो वित्त मंत्रालय, फाइनेंस मिनिस्ट्री, उसके बारे में अगर कुछ खबर आती है तो वो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। इंटरनेशनल ट्रेड होता है, ट्रेड मतलब क्या, व्यापार होता है, जैसा भारत अमेरिका के बीच में व्यापार होता है, भारत चीन के बीच में व्यापार होता है, तो उसके ऊपर अगर कुछ खबरें आती है वो भी आपको क्या करनी है, पढ़नी है। जिस प्रकार हमारे देश के अंतर्गत बैंक्स है, उसी प्रकार इंटरनेशनल लेवल पे भी कुछ बैंक्स ऑपरेट करती है, जैसे आपने वर्ल्ड बैंक के बारे में सुना होगा। तो वर्ल्ड बैंक हो गया, आईएमएफ हो गया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, तो इनके रिलेटेड भी अगर कोई न्यूज आती है इकोनॉमी में तो वो भी हमको क्या करना है, अच्छे से पढ़ना है। बट ई पर एंटरटेनमेंट जो है उसको हमको क्या करना है बेटा, अवॉइड करना है। एंटरटेनमेंट मतलब क्या, कि बहुत बार पिक्चर के रिव्यूज आता है, कोई पिक्चर पब्लिश हुआ तो उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन आती है, तो वी डोंट हैव टू रीड दैट, ठीक है। अगेन दूसरा सी, सी मतलब क्या, क्रिटिक और क्राइम। सो क्राइम से जुड़ी हुई कोई भी अगर खबर आती है तो वी हैव टू अवॉइड, ठीक है। कितने लोग मरे, क्या मरे, किसने मारा, अब बेटा ये सब ऐसे भारत में ऐसे हर दिन बहुत सारे क्राइम्स होते हैं, तो हर एक की इंफॉर्मेशन हम लोग नहीं रख सकते। हाँ, बट सी पर का क्या हमको रखना है, क्रिटिक। क्रिटिक का मतलब होता है एनालिसिस, जैसे मैंने बताया एडिटोरियल्स आते हैं, कोई लेख आता है तो वो लेख हमको पढ़ना ही है, ठीक है। अब लेख पढ़ते वक्त भी किसने लिखा है, कैसे लिखा है, ये भी बहुत मायने करता है, क्योंकि बहुत बार पेपर में लेख तो बहुत आते हैं, आर्टिकल्स तो बहुत आते हैं, बट कौन से आर्टिकल्स काम के और कौन से काम के नहीं है ये भी हमको समझना चाहिए। समझ में आ रहा है। सो ये एस पर क्या, सोशल इश्यूज अगर कुछ आते हैं, सामाजिक विषय, तो वो हमको क्या करना है बेटा, पढ़ना। अब सामाजिक विषय में क्या होता है ना, कभी कभार कास्टिज्म आ जाता है, ठीक है, जैसे SC ST जो लोग रहते हैं उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, ऐसे कोई ऐसे इस टॉपिक पे जुड़ी हुई अगर कुछ खबर है तो हमको क्या करनी है, वो पढ़नी है। इज इट क्लियर टू एवरीवन। सोशल इश्यूज में आती है महिलाओं की बात, ठीक है, जैसे वुमेन की अगर बात करें तो वुमेन एम्पावरमेंट के रिलेटेड कुछ अगर कदम उठाए गए सरकार की तरफ से तो वो हमको पता होनी चाहिए। जैसे महाराष्ट्र सरकार ने कौन सी योजना लॉन्च की है, लाड़की बहन योजना, पता होना चाहिए हमको कि भाई लाड़की बहन योजना क्यों लॉन्च की सरकार ने, क्या पर्पस था, उसके सच में क्या परिणाम हो रहे हैं, क्या समाज में कुछ बदलाव दिखाई दे रहा है, तो ये सारी चीजें हमको पता रहनी चाहिए। इसके अलावा आजकल महिलाओं के ऊपर अत्याचारों का प्रमाण बहुत बड़ा है, ठीक है, तो सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन बहुत बढ़ चुका है। जैसे अभी रिसेंटली देखो गुड़गांव में एक टेनिस प्लेयर थी, उसके पापा ने मर्डर कर दिया, तो ये क्या है, जेंडर बायस है, कि भाई वो महिला थी और महिला कमा रही थी, तो उसके कारण उसके पापा को दिक्कत हुआ तो क्या कर दिया, सीधा मर्डर कर दिया। तो ऐसे जो विषय है बेटा, ये सारे विषय काय में आते हैं, सोशल इश्यूज में आते हैं। अब हमको पता होना चाहिए, देखो अभी वो दैट गर्ल हैज डाइड, ठीक है, बट उसके पीछे का कारण क्या है, सामाजिक इशू क्या है। जैसा एक सामाजिक इशू की अगर बात करते हैं तो हमारे यहाँ पे पैट्रियार्की, क्या है, पैट्रियार्की। पैट्रियार्की मतलब क्या होता है, पुरुष प्रधान संस्कृति है, ठीक है। पुरुष प्रधान संस्कृति मतलब क्या, कि हमारे घर के पूरे डिसीजन कौन लेता है, मर्द लेता है, ठीक है, मतलब पुरुष लेता है। हमारे सोसाइटी में भी जाओ तो मेजर जो प्रोग्राम्स होते हैं उसमें कौन रहता है, पुरुष रहता है, ठीक है। अभी अभी महिलाओं का प्रमाण थोड़ा बढ़ा है, बट आज भी हमारा जो समाज है वो कैसा है, पैट्रियार्की उसमें एग्जिस्ट करती है, पुरुष प्रधान संस्कृति है हमारी। इज इट क्लियर टू एवरीवन। जिसको पितृसत्ताकवाद भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पितृसत्ताकवाद, कि जहां पे पूरे डिसीजन करके कौन लेता है, मर्द लेता है। इवन आपके घर पे भी जो सोशल स्ट्रक्चर है आप देखो ना, आपकी मम्मी रहती है, पापा रहते हैं, बट पूरे डिसीजंस कौन लेते हैं, मेजर डिसीजंस फादर। सो बेसिकली ये जो है ना, ये सारे प्रॉब्लम का हमको देखना है सोशल इश्यूज में, कि ऐसा क्यों होता है, कि क्यों ये जेंडर बायस है, कि भाई कुछ काम महिलाओं ने करना चाहिए और कुछ काम पुरुषों ने करना चाहिए। तो ये जो जेंडर बायस है ये भी हमको डिटेल में एनालाइज करना है। और अगेन एज पर का जो स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स में अगर आपकी हॉबी रहती है तो यू कैन रीड द न्यूज, बट अगेन आपको लंबे चौड़े आर्टिकल पढ़ने की कुछ भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। उसके बाद आखिरी का बी, देखो बी पर का बिजनेस की जो खबरें रहती है, जैसा मैंने बताया कि कोई कंपनी का प्रॉफिट कितना हुआ है, कितना कम हुआ है, कितने एम्प्लॉइज को फायर किया, क्या किया, बेटा ये सारी इंफॉर्मेशन हमको क्या करनी है, अवॉइड करनी है। सो बिफोर रीडिंग अ न्यूज़पेपर जस्ट लुक थ्रू दिस चार्ट, कि क्या पढ़ना है और क्या
नहीं पढ़ना है, बहुत आवश्यक है। देखो बेटा, मोटा मोटी देखा जाए तो आपको लगेगा कि सर इतना बड़ा न्यूज़पेपर होता है, कम से कम 16 से 20 पेजेस होते हैं हर न्यूज़पेपर में, कितने 16 टू 20 पेजेस, और इतने सारे पेजेस और बड़े बड़े पेजेस होते हैं, तो टाइम तो बहुत लगेगा। बट एक चीज ध्यान में रखना बेटा, जो भी न्यूज़पेपर हमको पढ़ना है उसका 80% पेपर हमारा काम का नहीं होता है। 80% ऑफ न्यूज़पेपर इज ऑफ नो यूज टू अस। कितना काम का रहता है फिर? ओनली 20% न्यूज़पेपर हमको पढ़ना है। बट ये कौन बताएगा? कौन बताएगा? तो सिलेबस। कौन बताएगा हमको? सिलेबस बताता है कि क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड और टू मग अप द सिलेबस। सिलेबस अगर पता रहेगा तो आपको कम से कम 80% टाइम बच सकता है। देखो, आपके घर पे नाना नानी रहते हैं, सुबह से पेपर लेते हैं और शाम तक पेपर ही पढ़ते हैं, तो मतलब क्या, उस पेपर को अगर पूरा पढ़ा जाए तो कम से कम 10-12 घंटा लगेगा। तो ये पॉसिबल है कि हमारे लिए कि करंट अफेयर्स में इतना 10-12 घंटा दो? इट इज नॉट पॉसिबल। सो इट इज एडवाइजेबल कि जितना काम का है उतना पढ़ो, जितना काम का नहीं उतना क्या करो, प्रोजेक्ट करो। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अगेन उसके लिए सिलेबस की एक कॉपी आपके साथ हमेशा होनी चाहिए। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है। इसके अलावा क्या क्या पढ़ना है बेटा? लोकेशन बेस्ड न्यूज आती है। ठीक है, लोकेशन बेस्ड न्यूज मतलब कुछ जगह पे कुछ बड़ी बात हो जाती है। जैसे उदाहरण अगर मैं लूं, जैसे आप सब लोगों को पता होगा, गुजरात में बड़ोदरा नाम के डिस्ट्रिक्ट में एक ब्रिज कोलैप्स हो गया। पता है आपको? हाँ, कॉमन सेंस है बेटा, दीज आर द कॉमन न्यूज। अब ये ब्रिज कोलैप्स हुआ, सबको पता है, आम लोगों को भी पता है, जो रास्ते पे ऑटो में बैठा है उसको भी पता है, जो पढ़ाई कर रहा है उसको भी पता है। बट अगेन आवर अप्रोच, हम यूपीएससी के एस्पायरेंट होने के कारण या फिर एमपीएससी के एस्पायरेंट होने के कारण हमारा जो अप्रोच है उस न्यूज की तरफ देखने का वो डिफरेंट होना चाहिए। हमने सिर्फ ये नहीं देखना चाहिए कितने लोग मर गए, कितने जिंदा है। ठीक है, द लाइव्स व्हिच वर लॉस्ट, दोज आर ऑल इनोसेंट पीपल, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ठीक है, बट हमको देखते वक्त हमको ये देखना है कि भाई वो ब्रिज गिरा क्यों। बराबर है, ब्रिज गिरा क्यों? तो गिरा क्यों? तो ब्रिज पुराना हो चुका था, वाइब्रेशंस हो रहे थे, या फिर ब्रिज का कंस्ट्रक्शन जिस तरीके से होना चाहिए उस तरीके से नहीं हुआ था। बराबर है। और बेटा आज के टाइम की अगर बात करते हैं तो हम लोग क्या है, इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री। व्हेन वी आर ट्राइंग टू बिकम अ डेवलप्ड नेशन, और डेवलप नेशन बनना है, हमको सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बननी है, तो ऐसे कंडीशन में अगर हमारे ब्रिज ही कोलैप्स होंगे, सो ब्रिज क्या है? इट इज अ पार्ट ऑफ अ इंफ्रास्ट्रक्चर। और अगर किसी देश को तरक्की करनी है तो हमारे देश में अच्छा क्वालिटी वाला, टिकाऊ वाला इंफ्रास्ट्रक्चर होना आवश्यक है। बराबर है ना? अमेरिका को क्यों महासत्ता बोला जाता है? तो अमेरिका के पास इंफ्रास्ट्रक्चर उस क्वालिटी का है बेटा, तब जाके वो बना है। आप जब डेवलप कंट्रीज को देखते हो तो डेवलप कंट्रीज में क्यों जाते हैं हम लोग? क्योंकि वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत एडवांस है एज कंपेयर टू। और अगर यहाँ पे अगर हमको सिर्फ हमारे छोटे छोटे ब्रिजेस भी अगर कोलैप्स हो जाए तो मतलब क्या कि हमको बहुत लंबी दूरी नापना है, तो हमको सारी चीजें देखना है कि भाई वो ब्रिज में क्या प्रॉब्लम था, कैसे होता है, ये सारी चीजें, तो इस पे एनालिसिस करना है जरूर। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझा? तो लोकेशन बेस्ड न्यूज, कौन सी जगह पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इसके भी बारे में हमको इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। अब लोकेशन बेस्ड न्यूज का और दूसरा उदाहरण रिसेंटली मैं बताता हूँ। हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी कहाँ पे गए थे? 5 देशों की यात्रा करके आए। तो हमको ये पता होना चाहिए कि हमारे प्रधानमंत्री वो 5 कौन से देश थे जहां जहां पे गए, और उन्होंने वहां पे जाके क्या क्या किया, ये भी हमको पता होना चाहिए। कौन से डिसीजंस लिए कि जिसका फायदा भारत को हुआ, ये सारी चीजें हमको पता होनी चाहिए। तो इसको ही बोलते हैं बेटा लोकेशन बेस्ड न्यूज। इसके अलावा आया इंटरनेशनल रिलेशन, अंतरराष्ट्रीय संबंध, की भारत के संबंध उसके पड़ोसियों के साथ कैसे। शुरुआत तो कहां से होती है? पड़ोसी से होती है ना। तो जैसा पाकिस्तान के साथ कैसे संबंध है, बांग्लादेश के साथ कैसे संबंध है, नेपाल के ऊपर, इनके ऊपर अगर कोई भी खबर आई जिसमें भारत इन्वॉल्व है, वो तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। जैसा भारत चाइना भी हमारा एक नेबर है, तो चाइना के साथ हमारा झगड़ा चल रहा है, तो उसके भी ऊपर अगर कुछ खबर आती है तो दैट इज मस्ट फॉर अस। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझा? सो ये जो टॉपिक्स मैंने बताए हैं, जो टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, तो ये टॉपिक्स आपके आंखों के नीचे से अगर जाते हैं तो यू मस्ट रीड दोस टॉपिक। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझ में आ रहा है? तो ये सारी चीजें हमको पेपर रीडिंग करते वक्त यहाँ पे कवर करनी पड़ती है। ठीक है, सो बेटा अभी हम लोग क्या करेंगे, एक्चुअल पेपर देखेंगे। ठीक है, ये तो हो गया मैंने थियोरेटिकल थोड़ा, अभी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन भी आवश्यक है। प्रैक्टिकल भी हमको देखना है कि भाई एक्चुअली पेपर कैसे पढ़ा जाता है। अब देखो ये आज का ही पेपर है, दिस पेपर इज ऑफ 14 जुलाई। ठीक है, अभी आज का ही पेपर है, आज के पेपर सीधा लिया है। अब दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द पेपर। ये इंडियन एक्सप्रेस का क्या है बेटा? फ्रंट पेज है। पहली न्यूज क्या है? देखो बिहार इलेक्शन के बारे में न्यूज है, और बिहार इलेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज में किसका मेंशन किया गया? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का मेंशन किया गया। अगेन मैंने अभी क्या बताया कि पॉलिटी की अगर कोई भी, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कौन से सब्जेक्ट में आता है? पॉलिटी में आता है। और पॉलिटी से जुड़ी हुई अगर कोई भी खबर आती है तो हमको क्या गया?
पढ़नी ही पढ़नी है। सो भैया व्हाई हरी, वेट फॉर आउटकम इन सुप्रीम कोर्ट, अपोजिशन ऑन ईसी मूव टू रिवाइज रूल नेशन वाइड। अभी क्या किया, जैसे मैंने बताया कि इलेक्शन के पहले आपका नाम आता है वोटर लिस्ट में, और वो वोटर लिस्ट में जहां पे आपका नाम रहता है वहां पे आपको सेंटर अलॉकेट होता है, वहां पे जाके आपको मतदान करना पड़ता है। तो ये जो वोटर लिस्ट होती है ना, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या कर रही है कि पूरे भारत भर में वो वोटर लिस्ट का रिवीजन कर रही है। रिवीजन करना मतलब क्या कि जो फेक नेम है, जो डबल नेम आए हैं, उन सबको क्या कर रही है, बाहर निकाल रही है, और जो ऑथेंटिक वोटर्स है उनको रख रही है। ठीक है, तो ये प्रोसेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने शुरुआत की बिहार में, बट अभी इंप्लीमेंट की जा रही है पूरे भारत भर। बट ये केस अभी कहां पे प्रलंबित है, कहां पे चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में केस है। अगेन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में अगर कोई भी इंपॉर्टेंट अगर निर्णय वहां पे लिया जाता है, वो भी हमको पढ़ना ही पढ़ना है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? मतलब यहाँ पे अगर ये बात जो है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हुई है, तो हमको पढ़ना ही है। तो ईसी मतलब क्या, इलेक्शन कमीशन नोट्स टू स्टेट सीईओज डे आफ्टर बिहार ड्राइव चैलेंज। मतलब बिहार में जो वोटर लिस्ट का रिवीजन हो रहा था, वोटर लिस्ट नए से बनाने की जो प्रोसेस शुरू हो रही थी, उसको लेके चल के बिहार के जो अपोजिशन पार्टीज है, अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज, वो कहां पे गए, सुप्रीम कोर्ट में गए, उन्होंने केस दाखिल किया। तो उसके बारे में न्यूज आई। इज इट क्लियर टू एवरीवन? महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी मैंने बताया पॉलिटी सेक्शन में आती है, तो यू मस्ट रीड इट। उसके बाद साइड में जाते हैं। यहाँ पे देखो बेटा, साइड में ना एक न्यूज है। कौन सी न्यूज है? अगेन ये जो खबर है ये है जीएसटी से जुड़ी हुई। किससे जुड़ी हुई खबर है? जीएसटी। क्या होता है जीएसटी? किसी को पता है ऑनलाइन में? व्हाट इज जीएसटी? क्या होता है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जीएसटी क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। नहीं पता है? लिख लो बेटा, लिखो, चेहरा मत देखो। जीएसटी क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। सो आजकल आप जहां पे भी जाते हो, कौन से भी दुकान में गए, मतलब मॉल में गए, कपड़े लेने गए, होटल में गए, तो हर जगह पे जब आपको बिल दिया जाता है, तो बिल के नीचे आप पर जो टैक्स लगवाया जाता है, वो टैक्स कौन सा रहता है? जीएसटी रहता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? जैसे आप शॉपिंग में, मॉल में जाते हो, तो वहां पे अगर कोई कपड़ा आप खरीदते हो, तो नीचे लिखा जाता है कि एसजीएसटी, सीजीएसटी। तो ये जीएसटी क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इज इट क्लियर टू एवरीवन? हाँ, तो ये जीएसटी मतलब क्या, हमारे इकोनॉमी से जुड़ा हुआ टॉपिक है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जीएसटी जो है ये वन नेशन वन टैक्स के अंतर्गत इसको इंप्लीमेंट किया गया है। कौन से प्रिंसिपल के अंतर्गत? वन नेशन वन टैक्स। कि एक देश है तो एक देश में एक प्रोडक्ट में एक ही प्रकार का टैक्स अप्लाई किया जाएगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सो वन नेशन वन टैक्स के अंतर्गत अब इसके ऊपर इसको रिफॉर्म करने की बात हो रही है, उसमें कुछ बदलाव लाने की बात हो रही है। तो अगेन बेटा ये इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो हमको क्या है, ये पढ़ना ही पड़ेगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझ में आ रहा है? देखो हर न्यूज के ऊपर ना मैंने सब्जेक्ट लगाए। इलेक्शन की बात है, कौन सा टॉपिक? पॉलिटी। जीएसटी की बात है, कौन सा टॉपिक? इकोनॉमी। इंपॉर्टेंट है, तो यस दीज काइंड ऑफ न्यूज आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे अगर आते हैं तो देखो एकदम लेफ्ट हैंड कॉर्नर में कौन सी खबर है? पायलट सुसाइड इंसिन्यूएशन रेकलेस एंड अनफाउंडेड सेड आईसीपीए। अब ये जो है, ये एयर इंडिया का जो अभी गुजरात में जो प्लेन क्रैश हुआ था, उसका इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट सामने आया है। और जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट सामने आया वो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है। कैसा रिपोर्ट है? प्रिलिमिनरी मतलब एकदम इनिशियल स्टेज का रिपोर्ट आया, और उसमें ऐसा बोला गया है कि शायद से जो गलती है वो किसकी हो सकती है? पायलट की हो सकती है। तो इसके ऊपर जो एसोसिएशन वाले, पायलट एसोसिएशन वाले, वो लोग गुस्साए हुए कि भाई आप पहले ही कैसे बोल रहे हो करके। तो उसके ऊपर ये न्यूज है, एक बार पढ़ लेना कि क्या बोला गया है, क्या नहीं है, ये सारी चीजें। ठीक है, सो वो जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी उसका नाम है एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो। क्या नाम है उसका? एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो। देखो बेटा ये डिजास्टर है, एक एयरक्राफ्ट क्रैश होना, बराबर है, एक एयरक्राफ्ट क्रैश होना, एक पुल गिरना। ठीक है, जैसा रिसेंटली अगर देखा जाए तो गुजरात में वो बड़ा सा पुल गिरा, उसके पहले ही महाराष्ट्र में भी एक पुणे डिस्ट्रिक्ट में एक पुल गिरा था, उसमें भी कुछ लोगों की जाने गई। तो ये जो भी इंसिडेंट्स होते हैं ना, इनको डिजास्टर के कैटेगरी में कैटेगराइज किया जाता है। और सिलेबस घर पे जाके देखना, आपके सिलेबस में लिखा है डिजास्टर मैनेजमेंट। कौन सा टॉपिक है? डिजास्टर मैनेजमेंट। कि डिजास्टर होने के बाद उसको मैनेज कैसे करना, इसके ऊपर आपको सवाल पूछे जाते हैं। तो मतलब क्या कि इसीलिए अगर कोई भी बड़ा डिजास्टर देश में होता है, भले वो नेचुरल डिजास्टर है या फिर मैनमेड डिजास्टर है, तो उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। इज इट क्लियर टू एवरीवन? जैसे ये गुजरात का ब्रिज कोलैप्स होना, अब ये मैनमेड डिजास्टर है, या फिर ये एयरक्राफ्ट का क्रैश होना, ये कौन सा डिजास्टर है? मैनमेड है।
ठीक है, मतलब आदमी के कारण हुआ है। तो ऐसे डिजास्टर्स के बारे में हमको पता होना चाहिए कि भाई क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, कौन सा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, ये सारी चीजें। इज इट क्लियर टू एवरीवन? उसके बाद अब यहाँ पे एक बीच की न्यूज है, अगेन रीड दिस न्यूज। डिजिटल अरेस्ट कैम्प, पता है आपको डिजिटल अरेस्ट क्या होता है? आपको पता है किसी को डिजिटल अरेस्ट क्या होता है ऑनलाइन में? क्या होता है डिजिटल अरेस्ट? आपको क्या किया जाता है, आपके मोबाइल पे कॉल आता है, ठीक है, मोबाइल पे कॉल आता है, आप कॉल रिसीव करते हो अननोन नंबर से, कभी कभी वीडियो कॉल आता है, कभी कभी क्या आता है, सादा मैसेज आता है, उस पर लिंक आती है, लिंक पे क्लिक किया सीधा कॉल लग जाता है, और सामने वाला जो व्यक्ति होता है वो एक पुलिस का यूनिफॉर्म पहन के बैठा हुआ रहता है, और वो बोलता है कि नहीं भाई आपने कुछ तो भी गलत काम किया है, आपके अकाउंट से कुछ तो भी इलीगल ट्रांजैक्शंस हुए और उसके कारण आपको अरेस्ट किया गया है। पर कैसा अरेस्ट? डिजिटल अरेस्ट। और आपको बोला जाता है कि भाई कंटिन्यूअसली मोबाइल चालू रखो और हम जैसा जैसा बताते हैं वैसा करो, आप बिल्कुल भी जब तक हम ना बोले तब तक आपको कॉल डिस्कनेक्ट नहीं करना है, और तब तक आपको वीडियो बंद नहीं करना है, आप कहां पे भी नहीं जा सकते, आपको सिर्फ अरेस्ट होना पड़ेगा हमारे सामने, ठीक है। तो इसको बोलते हैं बेटा डिजिटल अरेस्ट। अब ये क्या है ना, ये एक प्रकार के स्कैम्स है। अब इसमें लोगों के करोड़ों रुपए डूब गए, और ये लोग क्या करते हैं, वो डिजिटल अरेस्ट से बचने के लिए आपको बोल देते हैं कि अगर आपको भाई ये केस नहीं करना है तो आप पैसे दे दो, ये अकाउंट में आप इतना इतना पैसा ट्रांसफर करो, और क्या कर दूंगे फिर आप पर जो केस है, आपको जो डिजिटल अरेस्ट किया गया आपको छोड़ा जाएगा। मतलब एक प्रकार से लोगों को मेंटली हैरेस किया जाता है। अब ये जो पूरे स्कैम है ना बेटा, ये आते हैं साइबर सिक्योरिटी स्कैम। ये कौन से स्कैम आते हैं? साइबर सिक्योरिटी स्कैम। उदाहरण के तौर पे, ये तो थोड़ा टेक्निकल हो गया, एक सिंपल सा मैं आपको उदाहरण बताता हूं। आजकल बहुत बार हमको हमारे स्मार्टफोन पे मैसेजेस आते हैं कि भाई आप कौन बनेगा करोड़पति में 15,000 20,000 रुपए जीत गए, प्राइज अवेल करने के लिए नीचे दिए गए लिंक पे क्या करो, क्लिक करो, आता है। या फिर बहुत बार आता है लॉटरी लग गई आपको 1 लाख की, 1 करोड़ की, और वो अगर आपको चाहिए तो आप ये लिंक पे क्लिक करो। भाई जैसे ही इंसान उस लिंक पे क्लिक करता है क्या होता है, उसके अकाउंट का पैसा खाली हो जाता है, ठीक है। ये जो केसेस है ना, ये सारे केसेस काय पे आते हैं? साइबर फ्रॉड में आते हैं। काय पे आते हैं? साइबर फ्रॉड। अगेन ये साइबर फ्रॉड आपके इकोनॉमी से भी जुड़ा हुआ है क्योंकि पैसे का मामला है, और दूसरा सिक्योरिटी। कौन सी सिक्योरिटी? इंटरनल सिक्योरिटी, आंतरिक सुरक्षा, बराबर है। तो ये बहुत आवश्यक है। जो डिजिटल अरेस्ट स्कैम जो है, इसमें क्या है, कंज्यूमर पैनल सेंड्स नोटिस टू बैंक फ्लैग सर्विस डेफिशिएंसी। अब क्या है ना, जागो ग्राहक जागो मुहिम, आपको पता है, नाम सुना है आपने? जागो ग्राहक जागो, जनरली ये कैंपेन सरकार की तरफ से चलवाया जाता था ताकि जो कंज्यूमर है वो अवेयर बने, उसको समझ में आए कि उसके अधिकार क्या है। जैसे मान लो हम लोग कोई दुकान में जाते हैं, 10 रुपए का पैकेट खरीदते हैं, पैकेट जब खोलते हैं तो चिप्स का पैकेट मान लो मैंने खरीद लिया, और पैकेट जब खोला तो अंदर में दिखता है कीड़ा। होता है, हुआ है, बहुत सारे इंसिडेंसेस हुए, आपके साथ नहीं होगा बट होता है। अब मान लो आपने तो 10 रुपए के चिप्स एक्सपेक्ट किए थे, बट उसमें आपको लगा था कि भाई जो चिप्स रहेंगे वो कैसे रहेंगे, हाइजेनिक रहेंगे, उसमें कुछ कीड़ापन वगैरह नहीं रहेगा, बट अचानक से खोलते तो निकलता है छोटा सा कीड़ा। अब ऐसे कंडीशन में क्या हुआ है बेटा, आपने तो जो पैसे दिए थे, पैसे देके आपने खरीदा है ना, तो आपका अधिकार है कि जो भी आपको प्रोडक्ट मिल रहा है वो कैसा होना चाहिए, प्योर होना चाहिए। बट वहां पे कंपनी ने कहां पे तो भी गलती किया होगा, कहां पे तो भी पैकेजिंग में ऐसी अनहाइजीनिक जगह पे हुआ होगा कि जहां पे पैकेजिंग करते वक्त क्या होगा, वो कीड़ा अंदर घुस गया होगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो ऐसे कंडीशन में मुझे अधिकार है कि मैं वो कंपनी पर केस दाखिल कर सकता हूं। तो ऐसे कंडीशन में मैं कहां पे जाता हूं? कंज्यूमर फोरम में जाता हूं। कहां पे जाता हूं? कंज्यूमर फोरम। और कंज्यूमर फोरम एक प्रकार का प्लेटफॉर्म होता है कि जहां पे मैं जाके केस दर्ज कर सकता हूं उस कंपनी के अगेंस्ट में, और अगर मेरा केस प्रूफ होता है तो कंपनी को क्या देना पड़ेगा, मुझे कंपेंसेशन देना पड़ेगा। 10 रुपए के पैकेट के लिए बेटा कंपनी को आपको 1 लाख भी देना पड़ सकता है। समझ में आ रहा है? ये पावर होता है कंज्यूमर का, इसका ग्राहक का। समझ में आ रहा है? सो ये डिजिटल अरेस्ट स्कैम में अभी क्या हो रहा है कि सीधे लोगों के अकाउंट से अभी पैसे क्या किए जाते थे, जो भी फ्रॉड आदमी है जो फ्रॉड करता था उसके अकाउंट में डाइवर्ट किए जाते थे। बट अभी ऐसा ना होते हुए जो कंज्यूमर पैनल है उसने अभी बैंकों से पूछा है कि भाई आप ये रोकने के लिए क्या कर रहे हो, बराबर है ना, बैंक की तो सर्विस प्रोवाइडर, तो बैंक की जिम्मेदारी है कि अगर 1-1, 2-2 करोड़ के ट्रांजैक्शन होते हैं तो बैंक ने पहले कस्टमर से पूछना चाहिए कि सच में आप ये क्या कर रहे हो, आपको करना है कि नहीं करना है। समझ में आ रहा है? तो ये केसेस बहुत आवश्यक है। मतलब डिजिटल अरेस्ट स्कैम या फिर साइबर सिक्योरिटी से जो भी फ्रॉड होते हैं, ये अगर इसके रिलेटेड न्यूज आती है तो हमको क्या करना है बेटा, पढ़ना ही पढ़ना है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इसको एक शब्द में बोला जाता है फिशिंग। क्या बोला जाता है? फिशिंग, PHISHING, फिशिंग स्कैम से बोला जाता है।
ठीक है, जो आपको मैसेज आते हैं ना, क्लिक करो मैसेज पे, 1 लाख रुपए जीत गए, 15,000 रुपए जीत गए, या फिर आपको ट्रिप की लॉटरी लगी है, इसकी लॉटरी लगी है, ये सारे मैसेज किस कैटेगरी में आते हैं? फिशिंग। फिशिंग मतलब क्या होता है ना, अब इसकी स्पेलिंग फिशिंग जो होती है, फिश को कैच करना होता है। यहाँ पे फिशिंग की स्पेलिंग कैसी है? PHISHING। अब ये फिशिंग क्या है? अगेन फिशिंग के लिए क्या किया जाता है? उसको बेट दिया जाता है, मासा जो फिश रहती है ना, उसको ये डाला जाता है, अपना एंगल जो रहता है उसको डाला जाता है पानी में, और उसको वो जो फिश उसके तरफ अट्रैक्ट होती है, फंस गई फिश, कांटे में अड़क गई, खींचा जाता है। यहाँ पे भी क्या होता है, ये लोग जो मैसेज आपको सेंड करते हैं वो कम से कम 1 लाख 2 लाख लोगों को मैसेज सेंड करते हैं, 1 लाख में से 1000 तो लोग फंसते होंगे, तो जो फंस गए उनके पैसे गायब हो गए। तो ऐसी खबरें आती है, तो हमारे क्या है बेटा, काम की है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझा? नीचे आते देखो, अब यहाँ पे साइड में देखो एक खबर आई है कि राज्यसभा में कुछ लोगों का चयन किया गया। अब सबको पता है, अगेन ये खबर किससे जुड़ी हुई है? पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई है। हमारे देश में पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में 2 सदन है बेटा। एक सदन कौन सा होता है? एक लोकसभा और राज्यसभा। अब यहाँ पे किस किस सदन की बात हो रही है? राज्यसभा की बात हो रही है। मतलब राज्यसभा में जो कैंडिडेट है, ठीक है, राज्यसभा में जो लोग हैं उनका नॉमिनेशन किया गया। तो एक चीज ध्यान में रखना, हमारे देश में सारी जो हमारे लीडर्स जाते हैं वो इलेक्शन के तहत जाते हैं, बट ये जो भी राष्ट्रीय लेवल पे चुनाव होते हैं, जो जैसा हमारे MP है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हमारे नागपुर के कौन MP है? गडकरी जी, ठीक है। हाँ, तो गडकरी जी को वोट हमने किया है, तो ये जो भी वोट देके लोग जाते हैं, कहाँ पे जाते हैं? लोकसभा में, ठीक है। मतलब हम जिनको चुनते हैं वो सारे लोग जाते हैं लोकसभा में, फिर उनके थ्रू राज्यसभा में क्या होता है? इलेक्शन, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। तो राज्यसभा में जो भी लोग जाते हैं उनको हम डायरेक्टली वोट नहीं करते, हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स रहते हैं, जैसे हमारे खासदार, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या फिर हमारे MLA, वो वोट करते हैं वहां पे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो ये राज्यसभा में ना 12 सीट्स ऐसी होती है, 12 जगह ऐसी होती है कि जो सरकार क्या कर सकती है? नॉमिनेट कर सकती है। क्या कर सकती है? नॉमिनेट कर सकती है मेंबर्स को। मान लो अगर आप पॉलिटिक्स के बैकग्राउंड के नहीं हो, बट सरकार को लगता है कि आपका काम बहुत अच्छा है, कौन से फील्ड में? तो यहाँ पे देखो, इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर, साइंस, आर्ट एंड सोशल साइंस। कौन से फील्ड में? इन द फील्ड ऑफ 12 nominated members who have a specialized knowledge or practical experience of literature, science, art and social service। तो ऐसे फील्ड में अगर आपको एक्सपर्टीज वाला नॉलेज है, तो सरकार क्या कर सकती है? आपको बोल सकती है कि भाई आपका काम बहुत अच्छा है, आप क्या करो, राज्यसभा में हम आपको नॉमिनेट करते हैं। तो कितने लोगों को? 12 लोगों को नॉमिनेट किया जा सकता है, और ये नॉमिनेट सरकार सुझाव देती है, बट करता है राष्ट्रपति। तो ऐसे में अभी 4 जो सीट्स है उनको नॉमिनेट किया है। कौन से लोग हैं? जैसे ये चारों के फोटो लगे हैं, इसमें के वन ऑफ द फेमस लॉयर कि जिन्होंने 26/11 का जो मुंबई का केस है वो फाइट किया था, दैट इज उज्जवल निकम, बराबर। तो इनके बारे में पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन पता नहीं होनी चाहिए। हाँ भाई, 12 नॉमिनेशन कौन करते हैं, क्या करते हैं, ये पूरी इंफॉर्मेशन हमको पता होनी चाहिए। कौन नॉमिनेट करे, क्या करे, ये UPSC नहीं पूछती आपको। आपको क्या पता होना चाहिए? ये प्रोसेस क्या है, इस कानून के अंतर्गत ये होता है। जैसे यहाँ पे देखो लिखा है अंडर आर्टिकल 80 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब हमारे संविधान में आर्टिकल 80 में लिखा है कि भाई 12 जो मेंबर्स है वो राष्ट्रपति क्या करती है? नॉमिनेट करती है। कहाँ पे? राज्यसभा में। और वो 12 में से अभी 4 सरकार ने अभी फिलहाल चुने हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे आते हैं, नीचे देखो, अब ये बीच की न्यूज देखो, दिस न्यूज इज अगेन फ्रॉम स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब आपको पता होना चाहिए कि CM ओमर, अब ये CM ओमर मतलब इट इज अबाउट ओमर अब्दुल्ला। सो ओमर अब्दुल्ला इज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर ये राज्य है क्या? नहीं, जम्मू एंड कश्मीर क्या है? यूनियन टेरिटरी है, उसके मुख्यमंत्री है। तो स्लैम्स मार्टियर डे डिटेंशन, सेज ही वाज अंडर हाउस अरेस्ट टू। बेटा जम्मू एंड कश्मीर इज अ वेरी सेंसिटिव स्टेट। आपको पता है जो पहलगाम में अभी अटैक हुआ था, जिसमें 22 से ज्यादा पर्यटक मारे गए थे, जहां पे टेररिस्ट लोगों ने कोल्ड ब्लडेड मर्डर किया था, तो वहां पे हुआ था जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर से जुड़ी हुई कोई भी खबर आती है तो हमको पढ़ना ही पड़ता है। तो यहाँ पे देखो मार्टियर डे करके कल का दिन था 13 जुलाई में। 13 जुलाई को जम्मू एंड कश्मीर में क्या सेलिब्रेट किया जाता है? शहीद दिवस के तौर पे सेलिब्रेट किया जाता है। अब ये शहीद दिवस क्या है? शहीद दिवस क्या है पता होना चाहिए ना। तो बेटा पहले जम्मू एंड कश्मीर में डोगरास का राज हुआ करता था। किसका राज हुआ करता था? डोगरास। आप डोगरास मतलब ये थे क्या बोलते हैं, एक राजा था। जैसे राजा हरि सिंह उनके राजा थे। कौन थे राजा? राजा हरि सिंह उनके राजा थे। और उस कार्यकाल में एक ऐसा दिन आया था कि जिस दिन उस राजा के नेतृत्व में जो वहां पे ये थे सोल्जर्स थे, उन्होंने बेगुनाह लोगों को वहां पे मारा था।
तो इसीलिए उस दिन को जम्मू एंड कश्मीर में कौन से नाम से सेलिब्रेट किया जाता है, शहीद दिवस के नाम पे से सेलिब्रेट किया जाता है, जिसको मार्टियर डेज कहते हैं। अब अगेन इसके बारे में इंफॉर्मेशन इसी पेपर में आगे करके उन्होंने दी है, तो ये पता होना चाहिए हमको कि भाई क्या इशू हुआ। अब इन्होंने बोला है कि मुख्यमंत्री को, जो जम्मू एंड कश्मीर का मुख्यमंत्री को शहीद दिवस मार्टियर डे सेलिब्रेट नहीं करने दिया, उनको हाउस अरेस्ट किया था। क्या किया था? हाउस अरेस्ट। हाउस अरेस्ट मतलब क्या होता है? घर के अंदर ही कैद करके रखा गया था। सो पता होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे साइड में देखो, बिफोर सेटिंग हरसेल्फ ऑन फायर ओडिशा स्टूडेंट कंप्लेंट ऑफ, ये केस है कि जहां पे उड़ीसा में एक गवर्नमेंट सरकारी कॉलेज में एक लड़की थी, उस लड़की ने उसको एक प्रोफेसर हैरास कर रहा था, ठीक है, सेक्सुअल फेवर की डिमांड कर रहा था, बट उस लड़की ने ना बोला और कंटिन्यूसली हैरासमेंट के बाद उसने कंप्लेंट की, कॉलेज अथॉरिटी को कंप्लेंट की, पुलिस को कंप्लेंट की, बट किसी ने भी उसको कोऑपरेट नहीं किया। तो अल्टीमेटली क्या किया उसने? खुद को जला लिया और जला के मरने की बच गई है, बट अभी वो केस हाईलाइट हो रहा है। अगेन ये क्या बताता है बेटा? सेक्सुअल हैरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस। क्या बताता है? सेक्सुअल हैरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस। इट वेरी कॉमन थिंग, ठीक है। बट हाँ, अगेन ये विषय किससे जुड़ा हुआ है? सोसाइटी। सोसाइटी मतलब क्या? वुमेन सेफ्टी आ गया, बराबर है, सिलेबस में पार्ट है हमको। वुमेन सेफ्टी, वुमेन एम्पावरमेंट। सरकार बोलती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बट जब कोई महिला पे अगर अत्याचार होते हैं तो उसका कंप्लेंट ही अगर दर्ज नहीं हो रहा है, उस पर एक्शन ही नहीं ली जा रही है, तो क्या ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में आता है क्या? नहीं आता है। तो बेटा ये सोसाइटी से जुड़ी हुई ऐसी कुछ खबरें आती है तो हमको पता होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखो, वी विल बी द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बट व्हाट अबाउट कोलैप्सिंग ब्रिजेस। महाराष्ट्र के जो उप मुख्यमंत्री है उन्होंने खुद की सरकार के बारे में बोला है कि भाई हम लोग बात कर रहे हैं कि आने वाले समय में भारत की अर्थव्यवस्था तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। फिलहाल हम लोग दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, बट तीसरी अर्थव्यवस्था बनेंगे। बट क्या है भाई, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? कोलैप्सिंग ब्रिजेस। ब्रिजेस तो गिर रहे हैं, और अगर ऐसा अगर हुआ कि तीसरी भी बन जाएंगे और ब्रिजेस गिरते रहेंगे तो क्या हम लोग डेवलप कंट्री बन पाएंगे? क्या नहीं बन पाएंगे। तो उनका मतलब सरकार के मंत्री खुद ही बोल रहे हैं कि अगर हमको विकसित बनना है तो पक्का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना आवश्यक है। और इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब ये भी जो न्यूज है ये इकोनॉमिक सेक्शन से जुड़ी हुई है, ठीक है। फिर उसके बाद ये टेररिज्म के रिलेटेड कुछ न्यूज है, ठीक है, कि 30 साल के बाद जो टेररिस्ट है वो पकड़े गए। अब ये जो केस है ना, ये तमिलनाडु में कोयम्बतूर नाम का एक शहर है, तमिलनाडु में कोयम्बतूर नाम का एक शहर है, वहां पे 1998 में ये बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। तो ये 3 जो आतंकवादी अभी पकड़े गए। अगेन बेटा हमको ये कौन है, क्या नाम है इनका, ये हमको नहीं पता होना चाहिए, बट हमको ये पता है कि टेररिज्म ए थ्रेट टू सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। अगेन इंटरनल सिक्योरिटी एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटी ये हमारे सिलेबस में आता है, तो हमको टेररिज्म के बारे में पता होना चाहिए। जैसे पहलगाम में जो अभी अटैक हुआ जिसमें बेगुनाह लोग मारे गए, टूरिस्ट लोग मारे गए, वो भी क्या था? टेररिस्ट अटैक था। और बेटा भारत को सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? एक तो इंटरनली है नक्सलिज्म और एक्सटर्नली क्या है? टेररिज्म। और टेररिज्म कहां से आता है? पाकिस्तान से, ठीक है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझा? तो ये, और सबसे इंपॉर्टेंट नीचे की न्यूज देखना। अब देखो ये जो खबर है ना नीचे में, ये किसके बारे में? न्यू एक्स फैक्टर इन इंडिया फाइट अगेंस्ट टीबी। क्या होता है बेटा टीबी? ट्यूबरक्यूलोसिस, लंग्स में इंफेक्शन आ जाते हैं, ठीक है। सो हमको ब्रीदिंग करने में वगैरह प्रॉब्लम होता है और वो इंफेक्शन फैलते जाता है। अगर उसको प्रॉपर टाइम पे ट्रीट नहीं किया तो इंसान मर भी सकता है। तो इसको लेके चल के कुछ तो भी एक नई मेथड वहां पे फाइंड आउट की गई है, नया एक वे वहां पे सरकारी इंस्टीट्यूशंस में इंप्लीमेंट किया गया कि जिससे कम समय में डिटेक्ट किया जा सकता है कि सामने वाले पर्सन को ट्यूबरक्यूलोसिस है कि नहीं। क्योंकि इसमें कैसा है ना, ट्यूबरक्यूलोसिस में जितने जल्दी पता चले उतना जल्दी उपचार जो है वो शुरू होता है और उतने जल्दी पर्सन क्या हो सकता है? क्योर हो सकता है। बट जितना लेट होगा उतने चांसेस उसके बचने के क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये हेल्थ से जुड़ी हुई खबर है बेटा। अगेन हेल्थ मतलब क्या? कि हमारे सोसाइटी, हमारे सिलेबस में दिया गया है, तो ऐसी खबरें जब आती है, कोई नया इनिशिएटिव लिया जाता है, वो भी हमको क्या करना है? पढ़ना है। अब देखो ये हो गया फ्रंट पेज, ये हो गया दूसरा पेज, सेकंड पेज। सेकंड पेज में क्या रहता है? फ्रंट पेज की जो खबरें हैं उसी का जो बचा हुआ सेक्शन है वो कहां पे आता है? सेकंड पेज में। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है। अब तीसरा पेज, तीसरे पेज में क्या लिखा है? द सिटी। बेटा अगेन मैंने आपको स्टार्टिंग में ही क्या बताया कि लोकल खबरें हमारी काम की नहीं है, लोकल न्यूज़पेपर हमारे काम की नहीं है। तो ये जो न्यूज है किसके बारे में? सिटी के बारे में। अब अगेन सिटी मतलब ये जो हमारा एडिशन आता है, ये पुणे का एडिशन आता है हमको, तो पुणे की खबरें हैं। तो अगेन काम की है क्या? नहीं। हाँ, बट तभी भी हेडलाइंस पढ़ लेना कि कभी कभी ऐसा होता है कि कोई सरकारी योजना का के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाएंगी, तो सरकारी योजना की जो इंफॉर्मेशन है जनरली सरकारी पब्लिश करती है, तो कभी कभार कोई योजना की इंफॉर्मेशन है तो एक बार ऊपर ऊपर से पढ़ लेना कि वो योजना किसके बारे में,
समझ में आ रहा है? तो ये ऐसी अगर योजना रही तो हमारे उसके ऊपर यूपीएससी या फिर एमपीएससी में सवाल पूछे जाने की बहुत ज्यादा संभावना रहती है। ठीक है, तो ये लोकल न्यूज कुछ नहीं, मराठा लीडर्स फेस ब्लैकएंड ओवर नेम ऑफ हिज ऑर्गेनाइजेशन वगैरह ये है। ठीक है, अगेन नीचे आते हैं। हाँ, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट न्यूज है बेटा। अब देखो सिटी, मैंने अभी बताया मैंने कि आपको क्या करना है, यू हैव टू बी विजिलेंट, आपको सिर्फ देखना है। तो एक खबर यहाँ पे मुझे दिखी, क्या लिखा है, कॉप्स रेस्क्यू माइनर बांग्लादेशी गर्ल फ्रॉम पुणे टू अरेस्ट। अब जनरली आपको बताऊंगा, इसको बोलते हैं बेटा ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ह्यूमन ट्रैफिकिंग में क्या किया जाता है, लड़के और लड़कियां जो रहती है इनको क्या किया जाता है, एक देश से दूसरे देश में लाया जाता है, उनको खरीदा जाता है और उनको बेचा जाता है और उनको वेश्या व्यवसाय, जिसको ये प्रोस्टिट्यूशन बोलते हैं, उसमें उनको ढकला जाता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो ये केस उससे जुड़ा हुआ है। अब देखो इंपॉर्टेंट है, वो लड़की का जो एज था वो माइनर थी। माइनर मतलब क्या, माइनर मतलब कौन, ऐसा लड़का या फिर लड़की जिसका एज 18 साल से कम उम्र का है, ऐसे लोगों को क्या बोला जाता है, माइनर बोला जाता है। ठीक है, और अगर ऐसे लोगों को अगर आप प्रोस्टिट्यूशन में डाल रहे हो तो ऐसे कंडीशन में सरकारी जो कानून है वो भी आपको पता होना चाहिए कि कौन से कानून के अंतर्गत कार्रवाई की जाती है। तो वो कानून है बेटा पॉक्सो। पॉक्सो का फुल फॉर्म है प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। क्या है, प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। तो वो हमको पता होना चाहिए भाई ये कानून क्या है। तो अगेन देखो, अब यहाँ पे कानून के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन नहीं दी गई, बट आपका काम है सर्च करो। और भारतीय न्याय संहिता, ठीक है, ये भारतीय न्याय संहिता जिसको बीएनएस बोला जाता है, ये भी क्या है, ये भी हमको पता होना चाहिए। मतलब इंपॉर्टेंट है, देखो मतलब टॉपिक कौन से निकले और वो टॉपिक फिर आपको क्या करना है, सर्च करना है। ऐसा अगर आप इसको बोलते हैं बेटा क्यूरियस कर बनना कि भाई हाँ सच में पॉक्सो क्या है, अरे मेरे को पता नहीं है, चलो गूगल करता हूँ। आजकल गूगल करो तो पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो ये खबर काम की है, बट ज्यादातर ये सिटी के पेज पर की न्यूज हमारे काम की नहीं होती, बट ऐसे कुछ हेडलाइन एक बार देख लेना, अगर काम की दिखे तो कहते हैं। अब चौथा पेज होता है वो स्टेट का। अब वी एज वी बिलोंग टू द महाराष्ट्र स्टेट, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एमपीएससी देन यू शुड रीड दिस महाराष्ट्र पेपर, महाराष्ट्र टैब ऑल्सो। अगेन इट इज फॉर इंपॉर्टेंट फॉर एमपीएससी। और इसमें कुछ कुछ अगर मान लो कि महाराष्ट्र स्टेट ने ऐसी कुछ योजनाएं लॉन्च की है कि जो योजनाएं बहुत अच्छी है, तो वो हमको यूपीएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो पहला है न्यू वाइन शॉप लाइसेंस विल नीड लेजिस्लेचर नॉट। अब वाइन शॉप का लाइसेंस यूपीएससी पूछेंगे क्या कि महाराष्ट्र स्टेट ने कितने वाइन शॉप का लाइसेंस दिया करके, नहीं, मतलब ये काम की न्यूज है क्या, नहीं है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? उसके बाद हाँ, अब यहाँ पे ये अजित पवार जो है महाराष्ट्र के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, उन्होंने बोला है टेल्स ऑफिशियल टू एक्ट टफ ऑन दोज ऑब्स्ट्रक्टिंग रोड वर्क इन हिंजेवाड़ी। पुणे में हिंजेवाड़ी नाम का इलाका है, वहां पे किसका प्रॉब्लम है, ट्रैफिक का। अगेन बेटा कि ये कहाँ का प्रॉब्लम है क्या नहीं हमको नहीं, बट ट्रैफिक का प्रॉब्लम इज कॉमन एवरीवे। भले वो पुणे रहो, बॉम्बे रहो, नागपुर रहो, हर जगह पे ट्रैफिक का इशू है। मतलब क्या कि ट्रैफिक का जो इशू है उस पर शायद से यूपीएससी सवाल पूछ सके। तो हमको क्या करना है, ये पढ़ते नहीं बैठना है, हाँ भाई कहाँ का नाला है, कहाँ पे कितना इंक्रोचमेंट है, ये हमको नहीं देखना है। हमको पता होना चाहिए कि ट्रैफिक पर क्या इशू है, क्या समस्या है। ठीक है, तो ये बात समझ में आ रहा है। उसके बाद एक अगर मैं आपको ट्रैफिक का ही बताऊं ना, तो बहुत बार होता है कि रोड जो रहता है ना 4 लेन का रोड रहता है। 4 लेन मतलब क्या, एक साइड में 2 रोड, एक साइड में 2 रोड। बट 4 लेन में का एक एक लेन तो इधर साइड में भी पार्किंग में जाती है, इधर साइड में भी पार्किंग आती है। मतलब अगर 2 लेन पार्किंग में गई तो कितने लेन बचे, 2 लेन, एक आने के लिए एक जाने के लिए। तो 4 लेन का रोड 2 लेन का बन जाता है। सबसे बड़ा इशू क्या है बेटा कि भारत में ट्रैफिक के प्रॉब्लम क्यों होते हैं, बिकॉज हमारे यहाँ पे इलीगल पार्किंग होती है। लोग जैसा मन माने आगे जैसे गाड़ी लगाते हैं, कार लगाते हैं और छोड़ देते हैं। उसके कारण क्या है, अगर वो रोड पे ही अगर आप कार पार्क कर रहे हो, बाइक पार्क कर रहे हो, भाई उतना एरिया क्या है, उतना एरिया ट्रेवलिंग के लिए बचता ही नहीं। अगर वो एरिया नहीं बचेगा मतलब ट्रैफिक क्या होगा, जाम हो जाएगा। और क्या है, हमारे पे ट्रैफिक सेंस नहीं है, सिविक सेंस जो बोलते हैं, ट्रैफिक सेंस ही नहीं है। जैसा मान लो 2 लेन है, तो 2 लेन में अगर ट्रैफिक चल रही है लाइन में, तो क्या होता है, पीछे से आता है और दूसरी लेन भी क्या कर लेता है, जाम कर लेता है। अगर उसके कारण सामने आने वाला इंसान चौक हो जाता है। सिविक सेंस ना होने के कारण भी ट्रैफिक की समस्या बहुत ज्यादा आती है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझा? अब देखो नीचे आते हैं। आफ्टर डिले इन यूएस डेंटिस्ट ट्रैवल टू पुणे फॉर सर्जरी टू फिक्स टक एंटी रिफ्लेक्स डिवाइस। अब कहाँ का ये था, क्या नहीं था, ये हमको कुछ करना है कि दिस इज लोकल न्यूज अगेन। उसके बाद आते हैं शिवसेना यूबीटी वर्कर्स थ्रैश ऑटो ड्राइवर हु रिफ्यूज टू स्पीक मराठी। अब आपको रिसेंटली पता होगा कि इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, स्पेसिफिकली इन सदर्न इंडिया, जैसे कर्नाटका में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में, वहां की लोकल लैंग्वेज को लेके बहुत ज्यादा झगड़े चल रहे हैं। और ये झगड़े अगर महाराष्ट्र की बात करें, अगेन ये लैंग्वेज रो बोलते हैं इसको, कि भाषा के आधार पे क्या होना, झगड़े होना। ठीक है, जैसे रिसेंटली महाराष्ट्र सरकार ने एक 3 लैंग्वेज पॉलिसी प्रपोज की थी।
कि अभी बचपन से बच्चों को स्कूल में 3 भाषाएं सिखाई जाएंगी, एक मराठी, एक हिंदी और इंग्लिश। तो उसमें हिंदी लैंग्वेज कंपलसरी कर दी थी, तो हिंदी लैंग्वेज के ऊपर ये कंपलसरी क्यों की करके बवाल खड़ा हुआ। तो ये लैंग्वेज रो इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। देखो अभी ये नहीं पढ़ते बैठना कि क्या किसने किसको मारा, क्या मारा, कैसे मारा, दैट इज नॉट नन ऑफ आवर कंसर्न, बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट कि भाई ये क्यों हो रहा है, व्हाई इट इज हैपनिंग, अभी क्यों हो रहा है, ठीक है। और भाषा का मुद्दा इतना क्यों कॉम्प्लिकेटेड बनते जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। ये 3 लैंग्वेज पॉलिसी जो है ना, ये हमारा न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, उसमें प्रपोज किया गया, ठीक है। हाँ, बट इसको लेके फिर हमको बाकी के एस्पेक्ट जो है वो पता होने चाहिए। तो इसके लिए अगेन गूगल करना आवश्यक है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है। अगेन यहाँ पे आखिरी की न्यूज देखो, महाराष्ट्र पेज पे क्या है, यूएस वीजा पॉलिसी चेंजेस, सोशल मीडिया वेटिंग रेज कंसर्न फॉर पुणे स्टूडेंट ओवर री एंट्री। अगर अभी किसी भी व्यक्ति को अगर पुणे यूएस में, अमेरिका में अगर पढ़ने के लिए जाना है, काम करने के लिए जाना है, तो वहां की सरकार ने एक नियम बनाया है कि कोई भी व्यक्ति जो यूएस में आना चाहता है, तो वहां की सरकार पहले क्या करेंगी, उसके पूरे सोशल मीडिया अकाउंट चेक करेंगे, फेसबुक पे उसने क्या डाला है, इंस्टाग्राम पे उसने क्या डाला है, और उसके आधार पे वो चेकिंग अगर वो क्लीन मिलता है तभी उसको वीजा देंगी, तभी वो जाके अमेरिका में काम कर सकता है, एजुकेशन कर सकता है, फिर घूमने के लिए जा सकता है। अब इसको लेके चल के क्या है, ये पुणे के जो विद्यार्थी है जो अमेरिका में पढ़ने लिखने के लिए जाते थे, वो चिंता में है। तो ऐसे कंडीशन में अब हमको ये पढ़ते नहीं बैठना है, हमको ये देखना है कि भाई ये अमेरिका की ये वीजा पॉलिसी है क्या, और ऐसा क्या उसमें लिखा गया है कि जिसके कारण स्टूडेंट्स का सोशल मीडिया चेक किया जाएगा वगैरह। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये खबर है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आते हैं बेटा आगे, और ये महाराष्ट्र स्पेसिफिक न्यूज इसमें आएंगी। ओपन टू मेकिंग अमेंडमेंट्स इफ स्पेशल पब्लिक सिक्योरिटी बिल इज मिसयूज। अब यहाँ पे महाराष्ट्र सरकार ने एक बिल पारित किया है, उस बिल का नाम है महाराष्ट्र स्पेशल पब्लिक सिक्योरिटी बिल। क्या नाम है? महाराष्ट्र स्पेशल पब्लिक सिक्योरिटी बिल। अब देखो बेटा, ये जो बिल है ना, ये पारित किया महाराष्ट्र सरकार ने, बट इसका इंप्लीकेशन नेशन पे हो सकता है। शायद से कल जाके अगर यूपी वाला बोले कि नहीं भाई महाराष्ट्र ने ये कानून बहुत अच्छा लाया है, हम लोग क्या करते हैं हमारे राज्य में लाते हैं, शायद से ऐसा भी हो सकता है कि ये राज्य का कानून केंद्र सरकार नेशनल लेवल पे ला दे। तो इंपॉर्टेंट है महाराष्ट्र स्पेशल पब्लिक सिक्योरिटी बिल। तो ऐसे कंडीशन में इसके बारे में एक बार पढ़ लेना कि भाई ये बिल क्या कहता है, क्या नहीं कहता है। अब जैसा ये मिनिस्टर है, ठीक है, होम मिनिस्टर, तो सॉरी स्टेट होम मिनिस्टर, तो इन्होंने कुछ, इनका इंटरव्यू हुआ है, कुछ इन्होंने चीजें बताई है, तो एक बार ओवरव्यू ले लेना कि क्या बोला गया, क्या नहीं बोला गया। ठीक है, अगेन कॉन्ट्रोवर्शियल बिल है। कैसा बिल है? कॉन्ट्रोवर्शियल बिल है, और अपोजिशन पार्टीज एक आरोप लगा रही है कि भाई ये बिल के तहत जो भी सरकार के विरोध में है उस पर कार्रवाई की जाएंगी, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। तो एक बार उसके बारे में देख लेना। अगेन ये टॉपिक किससे जुड़ा हुआ है? पॉलिटी। कानून बनाया ना, ठीक है। उसके बाद अमिट प्रोब इनटू ब्राइबरी एलिगेशंस, एनएमसी गेट न्यू चीफ। अब ब्राइबरी मतलब करप्शन। अगेन करप्शन क्या है? सामाजिक समस्या है, सोसाइटी से जुड़ा हुआ है। किसने कितना करप्शन किया बेटा? भारत में ऐसे बहुत सारे केसेस मिलते हैं। तो क्या पढ़ते बैठना? क्या नहीं, ठीक है, सिर्फ पता होना चाहिए करप्शन का मुद्दा है। उसके बाद अगेन ये चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र, उनका स्टेटमेंट है स्पेशल पब्लिक, ये जो बिल है उसके ऊपर ही उन्होंने स्टेटमेंट दिया। तो अगेन ये भी अगर आपने पढ़ा तो भी चलेगा। देखो अभी आने वाले समय में ना ये पब्लिक सिक्योरिटी बिल पे कल परसों नरसों डिस्कशन होगा बेटा। आज ही एक बार पढ़ लेना, समझ लेना, फिर कल परसों अगर न्यूज आती है तो पढ़ने की कुछ भी आवश्यकता नहीं। बिकॉज क्या है ना, टॉपिक रिपीट होता है, ये ध्यान में रखना। आज जो खबर आई है वो कम से कम 3-4 दिन तक चलेंगे। समझ में आ रहा है ना? सो दैट्स व्हाई जो रिपीटेशन है, मतलब अगर मान लो कल का पेपर आपका मिस भी हो गया, सो डोंट ट्राई टू रीड यस्टरडेज पेपर। आप जो चल रहा है वही आप पढ़ो। क्यों? क्योंकि कल की भी जो खबर है 2-3 बाद, 1-2 दिन बाद रिपीट होती ही होती है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? उसके बाद नीचे जाते हैं। हाँ, अब देखो ये डिफेंस से जुड़ी हुई खबर है बेटा। अभी आपको सबको पता होगा कि भारत और पाकिस्तान में जब वॉर चल रहा था, तो अलग अलग मिसाइल्स के नाम आ रहे थे, ठीक है। S-400 का नाम आया था, ड्रोन्स के नाम आ रहे थे, ये ब्रह्मोस का नाम आया था कि हमने ब्रह्मोस दागी, ये दागी। जो अपना क्या बोलते हैं राफेल फाइटर जेट है, उसका भी नाम आया था। सो मतलब क्या डिफेंस की जुड़ी हुई अगर कोई खबर आती है तो वो भी हमारे काम में, बिकॉज प्रीलिम्स में और मेंस में सवाल पूछा जा सकता है। तो बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल अस्त्र नाम है इसका, विद इंडिजिनियस रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर टेस्टेड फ्रॉम सुखोई 30। अब ये सुखोई 30 क्या है? फाइटर जेट है। जिस प्रकार राफेल है उसी प्रकार ये फाइटर जेट है। तो इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेना कि भाई क्या है ये अस्त्र, क्या है बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल, क्या होती है, थोड़ा इंफॉर्मेशन हमको पता होना चाहिए। इज इट क्लियर टू एवरीवन? देन पटना 2 शॉट डेड इन सेपरेट केसेस, फॉर्मर बीजेपी फार्मर लीडर अमंग देम। अब क्या ये पॉलिटिकल न्यूज है, पॉलिटिकल और क्राइम है, मैंने अभी बताया पॉलिटिक्स एंड क्राइम, इसकी खबरें हमको पढ़नी है क्या? नहीं पढ़नी है। उसके बाद नीचे आते हैं। हाँ,
अब क्या बोला गया है, देखो पहली खबर है, रेलवेज टू इंस्टॉल सीसीटीवी कैमराज इन कोचेस एंड लोकोमोटिव फॉर सेफ्टी। मतलब जितने भी अभी रेलवे के कोचेस आएंगे सब में क्या लगेगा, सीसीटीवी लगेगा, आवश्यक है, सेफ्टी के हिसाब से आवश्यक है। और रेलवे की अगर बात करें, अगेन रेलवे काय में आता है बेटा, इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है। रेलवे को भारत की लाइफलाइन बोला जाता है, बिकॉज गरीब से गरीब इंसान भी क्या कर सकता है, रेलवे में ट्रैवल कर सकता है, और अमीर भी इंसान ट्रैवल कर सकता है। मतलब रेलवे क्या करता है, भारत को जोड़ता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है। उसके बाद दूसरा, इंडियाज रोल की इन मल्टीपोलर वर्ल्ड से सिंगापुर मिनिस्टर आफ्टर मीटिंग ईएएम। ईएएम का मतलब होता है एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर। अब हमारे भारत के विदेश मंत्री कौन है, एस जयशंकर। सो वो कहां पे गए, सिंगापुर में गए, और सिंगापुर में वहां पे उन्होंने वहां के प्राइम मिनिस्टर के साथ, वहां के फॉरेन मिनिस्टर के साथ मुलाकात की। तो उसके कुछ क्या डिस्कशन हुआ, क्या नहीं हुआ, ये पता। जैसा यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है, इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी। कौन सी पॉलिसी, ये देखो, इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी, साइलेंट 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 प्रोटेक्ट, इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी। अब ये है बेटा हमारी फॉरेन पॉलिसी फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशन। जो भी नेशन भारत के साउथ ईस्ट में आते हैं उसके रिलेटेड भारत के उनके साथ संबंध कैसे होने चाहिए, उसी लिए कौन सा पॉलिसी हमारा, इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। सो बेसिकली देखो, जैसे मैंने बताया कि इंटरनेशनल, ये जो खबर है ना, ये खबर किससे जुड़ी हुई है बेटा, इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़ी हुई है, अंतरराष्ट्रीय संबंध है। अब मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर मतलब क्या, कि जैसे पुराने जमाने में दुनिया में दो सबसे शक्तिशाली देश थे, एक था अमेरिका, दूसरा था रशिया। रशिया को उस टाइम पे बोला जाता था सोवियत रशिया, यूनाइटेड सोवियत स्टेट ऑफ रशिया, यूएसएसआर। ठीक है, तो उसके बाद क्या हो गया, यूएसएसआर गिर गया और अकेला कौन बचा, अमेरिका बचा। बट अभी जो 21वीं सदी आई है, और अभी जैसे जैसे सामने जा रहे हैं वैसे वैसे दुनिया क्या हो रही है, मल्टीपोलर हो रही है। मतलब सिर्फ एक देश ही महासत्ता ना होते हुए ऐसे अलग अलग देश सामने उभर के आ रहे हैं, जैसा इंडिया, चाइना, रशिया, अमेरिका, ब्राजील, ये बड़े छोटे छोटे देश अभी क्या हो रहे हैं, डेवलप होते जा रहे हैं। इसको बोला जाता है मल्टीपोलर वर्ल्ड। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो ऐसी जो खबरें हैं ये हमको पता होनी चाहिए। ठीक है, अगेन कौन सी ट्रेन को आग लगी, क्या लगी, नहीं पता है। ठीक है, उसके बाद मुंबई ब्लास्ट लॉयर मैन हु प्रपोज प्रोसिक्यूटेड कसाब, उज्जवल निकम नॉमिनेटेड टू राज्यसभा। अभी फ्रंट पेज की न्यूज थी कि भाई राज्यसभा में 12 जो कैंडिडेट नॉमिनेट करने पड़ते हैं राष्ट्रपति को, उसमें से 4 को नॉमिनेट किया गया, उसमें एक जो है उज्जवल निकम है। ठीक है, अगेन इनके बारे में इंफॉर्मेशन पढ़ते बैठने की कुछ आवश्यकता नहीं है, यूपीएससी ऐसे इनके ऊपर सवाल नहीं पूछता है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं कि ये जो केस है ना, ये आपको अभी पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में एक केस आया था, वहां पे रेप का केस था, उसके ऊपर है। अब अगेन ये वो इंसान कौन है, कितने केसेस है, क्या है, कौन से पार्टी को बिलोंग करता है, दैट डजंट मैटर, बट व्हाट मैटर्स, वुमेन सेफ्टी। अगेन सोसाइटी का मसला आ गया। ठीक है, कि भाई महिलाएं कॉलेज में भी सुरक्षित नहीं है, सो मतलब ये बहुत बड़ा विषय है। तो ऐसे कंडीशन में क्या इशू है, क्या नहीं, थोड़ा मतलब ये प्रॉब्लम हमको देखना पड़ेगा। ठीक है, अगेन आसाम से इंटरनेट सेंसेशन टर्न्स आउट टू बी अ विक्टिम ऑफ साइबर हरासमेंट। अभी बताया, साइबर हरासमेंट साइबर सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ मुद्दा है। जैसा आजकल क्या किया जाता है ना, इमेजेस मॉर्फ किए जाते हैं। पता है आपको मॉर्फ करना मतलब क्या होता है? जैसा मान लो मैं पढ़ा रहा हूं, अब मेरा कोई पिक्चर निकाल के क्या कर सकता है, मेरे चेहरे पे दूसरे किसी का चेहरा चिपका देगा और मेरी वीडियो से वायरल करा देगा। जैसे एक साइबर सिक्योरिटी में एक टर्म इस्तेमाल की जाती है, उसको बोलते हैं सेक्सटॉर्शन। क्या बोलते हैं? सेक्सटॉर्शन। सेक्सटॉर्शन में क्या होता है, आपको एक वीडियो कॉल आता है, सामने में कोई महिला या फिर पुरुष रहता है जो आपके साथ सेक्स एक्ट करता है और आपको बोलता है न्यूड हो जाओ, ये कर दो, वो कर दो। इंसान कर भी देता है और वो सामने वाला व्यक्ति क्या करता है, आपका पूरा रिकॉर्ड करते जाता है और उसके बाद फिर आपको पैसे मांगता है, जिसको बोलते हैं सेक्स एक्सटॉर्शन। एक्सटॉर्शन मतलब क्या, फिरौती मांगना, तो उसको शॉर्ट में बोलते हैं सेक्सटॉर्शन। अब यहाँ पे क्या होता है ना, इमेजेस मॉर्फ किए जाते हैं। ठीक है, जैसा ही साइबर हरासमेंट का जो केस हुआ है आसाम में, उसके अंतर्गत क्या, एक महिला थी, उस महिला का एक बॉयफ्रेंड था, उस बॉयफ्रेंड ने उसका जो चेहरा था उसका हटा दिया और उसके जगह पे दूसरी चेहरा लगा दिया और उसका एक पॉन बना दिया, फेक पॉन बना दिया और उसको वायरल कर दिया। अब ये क्या है बेटा, ये केसेस पूरे साइबर सिक्योरिटी से जुड़े हुए हैं। अगेन महत्वपूर्ण है, अगेन वुमेन डिग्निटी की बात आती है, वुमेन एम्पावरमेंट की बात आती है, तो ये आवश्यक है। उसके बाद नीचे जाते हैं, पोचर्स न्यू टारगेट 30 घड़ियाल हैचिंग सीज्ड इन मध्य प्रदेश। अब ये घड़ियाल क्या होता है पता है आपको? घड़ियाल मतलब जिस प्रकार मगरमच्छ होता है, क्रोकोडाइल होता है, तो क्रोकोडाइल का ही एक प्रकार होता है घड़ियाल, जो इंडिया में पाया जाता है। और इंडिया में भी कहां पे, नॉर्थ इंडिया में। जैसा क्रोकोडाइल का जो मुंह होता है वो ब्रॉडन होता है, तो इसका बारीक होता है। ठीक है, अब ये घड़ियाल जो है ना, ये टॉपिक बेटा, ये न्यूज है किससे जुड़ी हुई, पर्यावरण। किससे जुड़ी हुई,
एनवायरमेंट, क्योंकि एनवायरमेंट में हमको सवाल पूछे जाते हैं कि कौन से प्राणी खतरे में है, कितना खतरे में है, ये सब। अब ये जो घड़ियाल नाम का प्रजाति है, ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। कैसा है? ये विलुप्त होने के इस पे, एक्सटिंक्ट होने के इस पे है, और अगर इसको बचाया नहीं गया तो ये खत्म हो जाएंगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो इंपॉर्टेंट है, पर्यावरण से जुड़ी हुई न्यूज है। जैसा कोई टाइगर मरता है या फिर टाइगर को किस मारा जाता है तो वो भी महत्वपूर्ण है। मतलब जो इंपॉर्टेंट एनवायरमेंटल स्पीसीज है, जो पर्यावरण में जिनकी संख्या बहुत कम हो रही है, उनके बारे में हमको पता, अगर कोई न्यूज आती है तो हमको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये रशियन वुमेन, इसके बारे में बहुत चर्चा हो रही है, जो एक कीव में मिली है। तो अगेन ये नहीं भी पढ़ा तो भी चलेगा, कुछ काम की न्यूज नहीं है। उसके बाद अगेन वन रेप केस विच इज इन न्यूज इज IIM कलकत्ता, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कलकत्ता में भी एक महिला के साथ उसने कंप्लेंट डाली कि उसके साथ में कैंपस में रेप हुआ है या फिर हैरेसमेंट हुआ है, तो उसका एक न्यूज है। मतलब क्या है बेटा, देखो आज के ही पेपर में कितने खबरें हैं वुमेन हैरेसमेंट की या फिर रेप की, कम से कम 3 से 4। तो मतलब क्या ये विषय बहुत बड़ा है, ठीक है। अगेन ट्राइड टू कट पावर एंड वाटर, विलेजर्स एक्यूज मिनिस्टर ऑफ वेंडेट्टा। वेंडेट्टा मतलब बदला लेना। जैसा एक मंत्री, राजस्थान का मंत्री गांव में गया और गांव के लोगों ने उसको कंप्लेंट बताया तो गुस्सा हो गया, चले गया और उसने कुछ अधिकारी भेजे और उनकी लाइट और वह सब कट किया। अगेन ये पढ़ना आवश्यक है, ऐसे तो केसेस भारत में चलते हैं। अगेन टुडेज इंडिया fearless confident शुक्ला being ड्यूरिंग फेयरवेल फ्रॉम ISS। ISS क्या है? दिस न्यूज इज रिलेटेड टू स्पेस एक्सप्लोरेशन। आप सभी को इसरो के बारे में पता है, ठीक है। तो अभी रिसेंटली भारत का एक एस्ट्रोनॉट जो है वो कहां पे गया? स्पेस में गया। स्पेस में कहां पे गया? ISS, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे गया। ये जो मिशन था, ये मिशन का नाम था एक्सियोम 4। क्या था इस मिशन का नाम? एक्सियोम 4। स्पेसएक्स नाम की कंपनी है, उसके रॉकेट से ये लोग ऊपर गए और वहां पे एक एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया। 14 दिन तक ये रहे और भारत की तरफ से कौन गए थे? शुक्ला, ठीक है। सो ये जो शुभांशु शुक्ला थे, ये भारत की तरफ से गए थे, वहां पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए, क्योंकि आने वाले समय में भारत खुद के एस्ट्रोनॉट्स को खुद भेजने वाला है। तो ये पूरी जानकारी, एक बेसिक इनको पूरा एक एक्सपेरिमेंट के लिए वहां पे भेजा गया था। तो इंपॉर्टेंट है, पढ़ना आवश्यक है, ठीक है। क्योंकि इसके पहले कौन गए थे बेटा? Who was the earlier astronaut before him? राकेश शर्मा, ठीक है। राकेश शर्मा 50 साल पहले गए थे और अभी 50 साल बाद ये शुभांशु शुक्ला गए, ठीक है। और भारत का प्लान है गगनयान के अंतर्गत, गगनयान मिशन का नाम है, जिसके अंतर्गत भारत क्या करने वाला है? इसरो क्या करने वाला है? भारतीय लोगों को स्पेस में लेके जाने वाला है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझ में आ रहा है? अभी ये जो न्यूज वगैरह आते हैं ना, ये कुछ काम के नहीं है, कैलेंडर वगैरह, ठीक है। उसके बाद ये आइडिया एक्सचेंज होता है। मतलब कभी कभार क्या होता है ना, हफ्ते में एक बार ये इंडियन एक्सप्रेस में इनके न्यूज रूम में किसी बड़े व्यक्ति को बुलाया जाता है। अब जैसा यहाँ पे ये जो व्यक्ति है ना, ये है बीजेपी के ये बीजेपी के मेंबर है, ठीक है। सो इनके बारे में कुछ बायोडेटा यहाँ पे लिया गया है, राम माधव इनका नाम है। तो इनको कुछ सवाल पूछे, बेटा अब ये पॉलिटिकल लीडर है, तो ये सरकार के बारे में कुछ अच्छी बात बताएंगे, कुछ करेंगे। तो इसके जब इस जगह पे कोई गवर्नमेंट ऑफिसर आता है, सर्विंग या फिर फॉर्मर, पुराना वाला या फिर नया वाला, कोई मिनिस्टर आता है, कोई सोशल एक्टिविस्ट आता है, तो एक बार उसका डेजिग्नेशन देख लेना कि जो भी व्यक्ति है उसका डेजिग्नेशन क्या है। जैसा मान लो कोई क्रिकेटर अगर आता है यहाँ पे, अब क्रिकेटर का आपको पूछेंगे क्या? नहीं पूछेंगे। बट कोई सामाजिक कार्यकर्ता आता है तो शायद से उसकी कोई 2-3 पॉइंट आपके काम में आ सकते हैं, ठीक है। कोई मिनिस्टर आता है, जैसा मान लो कोई फाइनेंस मिनिस्टर आ गए, तो भाई वो जो भी बता रही है वो काम की चीज, क्योंकि वो मंत्री है। मान लो प्रधानमंत्री आ गए, वो तो बहुत महत्वपूर्ण है। समझ में आ रहा है? सो क्या करना, ऐसे कोई भी जब व्यक्ति आते हैं तो उनका पहले डेजिग्नेशन देख लेना। डेजिग्नेशन मतलब क्या कि उनका पद क्या है, वो कितना पढ़े लिखे हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो जो भी कह रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सो एक बार देख लेना। उसके बाद अब सबसे इंपॉर्टेंट पेज बेटा पेपर का क्या आता है? एडिटोरियल है। तो एडिटोरियल में क्या होता है ना, देखो यहाँ पे साइड में 2 छोटे आर्टिकल है, एक छोटा आर्टिकल, ये बेसिकली एडिटोरियल पेज का एडिटोरियल है, 2 रहते हैं। ये कौन लिखता है? इसको मराठी में या फिर हिंदी में संपादकीय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संपादकीय। ये लिखता है संपादक, पेपर का संपादक रहता है जिसको एडिटर कहा जाता है, तो ये लिखता है। दिस इज मस्ट फॉर ऑल ऑफ अस, ये ध्यान में रखना। लैंड अहेड, अब जैसा यहाँ पे ये इंटरनेशनल एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बारे में वहां पे आर्टिकल लिखा है, दैट इज मस्ट। नीचे में अगर जाते हैं तो मॉम्स नॉट द वर्ड। अब यहाँ पे IIT खड़गपुर ने बच्चे, जो IIT के बच्चे होते हैं उनमें सुसाइड का प्रमाण बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो IIT खड़गपुर ने क्या किया है, एक कैंपस मदर करके एक नया इनिशिएटिव शुरू किया है कि कैंपस में ही उनको माँ का प्यार दिया जाएगा, ताकि मतलब कोई बच्चा अगर फ्रस्ट्रेशन में या फिर तनाव में रहता है तो उसका तनाव दूर करने के लिए वहां पे उन्होंने नया इनिशिएटिव शुरू किया है। तो उसके ऊपर आर्टिकल, तो ये महत्वपूर्ण है।
क्योंकि क्या है, मेंटल स्ट्रेस, मेंटल हैरेसमेंट ये भारत में बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, ये भी बहुत बड़ा विषय है। सो ये एडिटोरियल्स तो आपको पढ़ने, इसके अलावा देखो अब ऐसे आर्टिकल्स लिखे जाते हैं। अब ये आर्टिकल देखो, ये ड्रॉइंग अ लाइन इन वाटर, टाइटल क्या है, ड्रॉइंग अ लाइन इन अ वाटर। अब बहुत बार हमको टाइटल समझ के नहीं समझता है, तो बेटर क्या है, पहले तो नाम पढ़ना। नाम क्या है, सईद अकबरुद्दीन। और दूसरा, नाम से तो पता नहीं चलता कि ये व्यक्ति क्या है, इसका डेजिग्नेशन महत्वपूर्ण होता है। तो एक चीज ध्यान में रखना, जैसे इनिशियली नाम रहेगा, डेजिग्नेशन रहता है आर्टिकल के एकदम कॉर्नर में। देखो यहाँ पे मैंने बॉक्स किया, तो ये बॉक्स में लिखता है, ये जो सईद अकबरुद्दीन है ये भारत के एक अधिकारी रह चुके हैं, ठीक है। फॉरेन मिनिस्ट्री में इन्होंने काम किया है और अलग अलग देशों में ये भारत को इन्होंने रिप्रेजेंट भी किया है। तो ऐसे कंडीशन में बड़ा व्यक्ति है, मतलब ये जो भी बात कहेगा, इसको एक्सपीरियंस है, तो ये अच्छी बात, मतलब इंपॉर्टेंट है हमारे यूपीएससी के या फिर एमपीएससी के प्रिपरेशन से। तो ऑब्वियस बात है, तो ये एक बार पढ़ लेना। अब इन्होंने जो यहाँ पे आर्टिकल लिखा है, ये किसके ऊपर लिखा है, दिस आर्टिकल हैज बीन स्पेसिफिकली रिटन ऑन इंडस वाटर ट्रीटी। किस पे लिखा है आर्टिकल, इंडस वाटर ट्रीटी पे ये आर्टिकल लिखा है। अब आपको सबको पता है कि इंडस वाटर ट्रीटी वाज अगेन इन न्यूज बिकॉज इंडिया पाकिस्तान वॉर। इंडिया पाकिस्तान जो ये हुआ, पहलगाम का अटैक हुआ, उसके इमीडिएटली बाद इंडिया ने क्या किया था, इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी को से बाहर निकल गए थे, ठीक है। अब ये इंडस वाटर ट्रीटी के अंतर्गत नदियों का विभाजन हुआ है, ठीक है। कौन सी नदियां, जो नदियां इंडस का जो नदी सिस्टम है उसकी नदियों का विभाजन हुआ है, तो उसके बारे में ये आर्टिकल वहां पे लिखा गया। मतलब क्या है, महत्वपूर्ण, बिकॉज ऐसा बोला जाता है कि तीसरा विश्व युद्ध अगर होता है तो किसके कारण हो सकता है, पानी के कारण हो सकता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन। और एक तो एग्जांपल हमको इंडिया और पाकिस्तान के बीच में दिख रहा है, तो इसके ऊपर है। अब देखो बेटा, कोई भी आर्टिकल आता है, अब ऐसे आर्टिकल 4-5 आर्टिकल आते हैं, वो आर्टिकल काम का नहीं काम का है कि नहीं है, ये कैसे पता करना, एक तो नाम, डेजिग्नेशन, ये पहले स्टेप। दूसरा, एक तो उसका इंट्रो पढ़ लेना, फर्स्ट पैराग्राफ है लास्ट, तो आपको एक आइडिया आ जाएगा कि इसमें क्या बोला गया क्या नहीं बोला गया। कभी कभार देखो भी ये आर्टिकल में के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहते हैं वो बीच में डाले जाते हैं, तो वो भी एक बार पढ़ लेना। मतलब क्या है कि आपको समझ में आएगा कि आर्टिकल काम का है तो फिर पढ़ो, काम का नहीं है तो फिर स्किप करो। इज इट क्लियर टू एवरीवन। देखो कभी भी एक चीज ध्यान में रखना, जितने भी आर्टिकल्स आते हैं, क्या एवरी आर्टिकल इज नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब जैसा यहाँ पे इंडस वाटर ट्रीटी पे इन्होंने आर्टिकल लिखा है, बट इसके ऊपर कम से कम अभी तक 15 से 20 आर्टिकल आ चुके हैं। अब अगर मान लो मैंने इनका आर्टिकल पढ़ लिया और इन्होंने कुछ सुझाव वगैरह बताए होंगे, वो मैंने कंसिडर कर लिए, कल भी अगर इस पे आर्टिकल आता है तो कोई भी आवश्यकता नहीं पढ़ने की। मतलब एक ही टॉपिक पे मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स अगर आर्टिकल आते हैं तो देयर इज नो नीड टू रीड नंबर ऑफ टाइम्स। एक ही टॉपिक पे 10-15 आर्टिकल पढ़ने की कुछ भी आवश्यकता नहीं, 1-2 आर्टिकल पढ़ो, दैट्स इट, ठीक है, क्योंकि हमारे पास उतना टाइम नहीं। समझ में आ रहा है। उसके बाद नीचे जाते, नीचे अगेन ये एक आर्टिकल लिखा है, बीजेपी के एमएलए है, कहा के, पंजाब के, उन्होंने आर्टिकल लिखा है फ्रॉम रिमेम्बरेंस टू रिजॉल्व, ठीक है। क्या लिखा है, फ्रॉम रिमेम्बरेंस टू रिजॉल्व। सो बेसिकली ये ना एक कनिष्क का बॉम्बिंग हुई थी, मतलब जिस प्रकार अभी एयर इंडिया का फ्लाइट जो है वो क्रैश हुआ, तो एक ऐसा ही एक्सीडेंट नहीं बोल सकते, टेररिस्ट अटैक 1985 में हुआ था, और वो एयर इंडिया की फ्लाइट थी जिसका नाम था कनिष्का। वो फ्लाइट जा रही थी कनाडा में, और उसमें लगभग 300 से ज्यादा लोग, 329 पैसेंजर्स वर सिटिंग इन दैट, और टेररिस्ट ने वो फ्लाइट आयरलैंड में जब थी, आयरलैंड के ऊपर थी, तब वो ब्लास्ट हो गया था उसमें, और पूरे एक ही जगह पे पूरे 330 लोग मारे गए थे। और ऐसे कंडीशन में दुनिया का एविएशन की हिस्ट्री में का वन ऑफ द सबसे बड़ा एक टेररिस्ट अटैक कहा जाता है। जो टेररिस्ट थे वो कौन थे, खलिस्तानी समर्थक, ठीक है। जो खलिस्तानी समर्थक कनाडा में भी है और पंजाब में भी है, जिनको खलिस्तान अलग चाहिए, पंजाब और पाकिस्तान का पंजाब मिला के उनको खलिस्तान बनाना है। और ये टेररिस्ट अटैक था, तो उसके ऊपर उन्होंने लिखा है कि भाई कैसे वो एक्सीडेंट हुआ था, क्या हुआ था, मतलब टेररिज्म सबसे बड़ा खतरा भारत के सामने फिलहाल तो भी है, उसके बारे में तो एक बार ओवरव्यू कर लेना। अब देखो ये नीचे में ना ऐसे 40 साल पहले क्या हुआ था, 50 साल पहले क्या हुआ था, ऐसे छोटे छोटे ये आते हैं इन्फॉर्मेशन, ये हमको पढ़ने की कुछ भी आवश्यकता नहीं है। इज इट क्लियर टू एवरीवन। उसके बाद नेक्स्ट इज, हाँ, अब ये आइडियाज पेज, ये आइडियाज पेज मतलब क्या, अगेन इसमें भी कोई तो भी ऑथर रहेगा, ये लिखने वाला, और उसका क्या करना, जो मैंने अभी बताया कि सबसे पहले क्या करना है हमको, कि उसका नाम और डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन कहाँ पे आता है, देखो कॉर्नर, ठीक है। यहां से पता चलता है कि वो उसका लेवल क्या है। लेवल अगर अच्छा है, कोई अधिकारी, कभी कभार प्रधानमंत्री भी आर्टिकल लिखते हैं, कभी कभार विरोधी पक्ष नेता भी आर्टिकल लिखते हैं, तो ऐसे जो इंपॉर्टेंट, राष्ट्रपति लिखते हैं, उपराष्ट्रपति लिखते हैं, इन्होंने लिखा तो समझा पढ़ना ही है, क्योंकि क्या उनका एक एक शब्द हमारे आंसर राइटिंग में अगर आता है तो हमको
क्या है, अच्छे मार्क मिल सकते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सो एक डेजिग्नेशन देख लेना। अब यहाँ पे प्रॉक्सीज एंड मिसाइल्स आरंट इनफ। अब ये जो आर्टिकल है ना बेटा, दिस आर्टिकल इज बेसिकली ऑन ईरान। आपको पता है ना रिसेंटली ईरान इजराइल वॉर हुआ था, हाँ, तो उसके ऊपर आर्टिकल है कि भाई ईरान ने कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए। उनके पास डिफेंस फोर्सेस जैसा, ईरान के पास एयरफोर्स है ही नहीं, उनके पास एडवांस लेवल के फाइटर जेट्स है ही नहीं, तो ऐसे कंडीशन में उसके ऊपर ही आर्टिकल लिखा गया। तो एक बार पढ़ लेना सिर्फ ओवरव्यू, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे साइड में आओ, नॉट सो ब्यूटीफुल बिल। तो बेसिकली दिस आर्टिकल इज ऑन इकोनॉमिक्स। तो अमेरिका के जो राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने एक बिल पारित किया। वो बिल का नाम है बिग ब्यूटीफुल बिल, ठीक है। वन बिग ब्यूटीफुल बिल, ट्रम्प अनवील्ड द वन बिग ब्यूटीफुल बिल। तो एक बिल उन्होंने पारित किया, उसके ऊपर ये आर्टिकल वहां पे है। तो एक बार पढ़ लेना कि इसके इंप्लीकेशंस भारत पे क्या होंगे, दुनिया पे क्या होंगे, और कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये क्या है बेटा, महत्वपूर्ण है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझा? नीचे जाते हैं अगेन। अब ये जो आर्टिकल है, दिस आर्टिकल इज ऑन सीयूईटी। सीयूईटी क्या है? सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। पता है आपको? आजकल सीयूईटी आ गई, उसके अंतर्गत नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बनाई गई है कि एक ही पेपर होता है पूरे भारत भर में, और उसके अंतर्गत जो भी आपका स्कोर आएगा, कोई भी स्टेट की कोई भी यूनिवर्सिटी में आप क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। तो ये सीयूईटी के ऊपर एक आर्टिकल लिखा है। अगेन नाम पढ़ना और डेजिग्नेशन पढ़ना। जैसा ये जो बंदा है, ये क्या है, फॉर्मर चेयरमैन ऑफ यूजीसी एंड फॉर्मर वाइस चांसलर ऑफ जेएनयू, बड़ा व्यक्ति है। तो ऐसे कंडीशन में इसका आर्टिकल इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये लेटर्स टू द एडिटर वगैरह आते हैं, पढ़ने की कुछ भी आवश्यकता नहीं है। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण पेज इंडियन एक्सप्रेस का, दैट इज एक्सप्लेन पेज। कौन सा? एक्सप्लेन। ये पेज बेटा छोड़ना नहीं है, इसमें जो भी चीजें आती है वो हमारे काम की रहती है, और ज्यादातर केसेस में देखा गया है कि इसके ऊपर जो भी न्यूज आई है उसके ऊपर डायरेक्टली यूपीएससी ने सवाल पूछा है, ठीक है। सो इसमें क्या होता है, जैसा देखो, चांस टू रीपे ग्रीन डेब्ट। सो ये मस्ट फॉर एग्जाम है, बिकॉज इसमें खाने के ऊपर बात, ग्रीन रिवॉल्यूशन के ऊपर बात हुई, हरित क्रांति जो हुई थी उसके बारे में यहाँ पे आर्टिकल लिखा गया है, तो मस्ट है। उसके बाद मैंडेट ऑफ एआईबी प्रोबिंग अहमदाबाद प्लेन क्रैश। अहमदाबाद में जो एयरक्राफ्ट एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हुआ था उसके ऊपर बताया गया कि भाई कौन किसने कंडक्ट किया, क्या किया, आवश्यक है। उसके बाद नीचे आता है, व्हाट इज द मार्टियर्स डे रो इन जम्मू एंड कश्मीर। फ्रंट पेज पे आया था, बराबर है। तो मैं, हाँ, शहीद दिन। तो भाई क्या है, तो एक बार, अब महत्वपूर्ण नहीं है बट एक बार पढ़ लेना, बिकॉज मसला क्या है ना कि जम्मू एंड कश्मीर इज क्रिटिकल फॉर अस, ठीक है। तो उसमें एक बार है। अब यहाँ पे देखो साइड में साइंस एंड टेक, साइंस की एक न्यूज आई है, स्पीच प्रॉब्लम अमंग ब्लैक फंगस आफ्टर इफेक्ट। तो बेटा ये जो इशू है ना, आपको सबको पता होगा कि 2 साल पहले, 3 साल पहले कोरोना आया था। तो कोरोना में जो भी पेशेंट सीवियर हो रहे थे उनको ये ब्लैक फंगस का डिसीज हो रहा था, जिनके कारण उनकी आंखें जा रही थी, उनके लंग्स खराब हो रहे थे। तो ये ब्लैक फंगस, जिन जिन लोगों को उस टाइम पे कोरोना हुआ था और उनको ब्लैक फंगस नाम का डिसीज हुआ, वो आज भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। उसके ऊपर है, एक बार पढ़ लेना, ठीक है। नीचे आते हैं। अब देखो यहाँ पे एक आर्ट के बारे में बताया गया, ठीक है। आर्ट इन द एवरीडे, हाउ सुबोध गुप्ता यूटेंसिल सर मीनिंग एंड मैजिक। अब देखो आर्ट के ऊपर है, आपका इंटरेस्ट है तो पढ़िए, नहीं पढ़, बट वैसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना आवश्यक नहीं है। अगेन क्या देखना है, सिलेबस में है कि नहीं है। सेकेंड लास्ट पेज कौन सा आता है, इकोनॉमी का आता है। इकोनॉमी में मैंने जो बताया कि जैसे ये ट्रेड के ऊपर है, इंपॉर्टेंट है कि जैसे यहाँ पे बताया गया है कि 7 में से जो एक होता है, 7 ब्रांड्स बिहाइंड 1 इन 7 यूएस एफडीए डिनाइल्स ऑफ इंडियन फूड ड्रग कॉस्मेटिक शिपमेंट। मतलब जब 7 शिपमेंट भारत से अमेरिका भेजे जाते हैं, मतलब उसमें स्नैक्स वगैरह जो भी रहता है उसमें से एक कंटेनर वापस भेजा जाता है। तो ये क्या है, इंडिया यूएस ट्रेड के बारे में बताया गया, तो ऐसे कंडीशन में आवश्यक है। उसके बाद यूएसएफए बोइंग नोटिफाई फ्यूल स्विच लॉक्स आर सेफ। दिस न्यूज इज रिलेटेड टू द एयर इंडिया, ठीक है। अगेन पढ़ना है, नॉट इंपॉर्टेंट बिकॉज तीसरी बार आया, ठीक है। तो एक बार देख लेना क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है, तो ये आवश्यक है। मतलब इंटरनेशनल ट्रेड पे अगर कुछ भी आता है जहां पे भारत इन्वॉल्व है वो हमको पढ़ना ही पढ़ना है। उसके बाद नीचे आते हैं, क्रैश रिपोर्ट अनआंसर्ड क्वेश्चन एंड सम रीडिंग बिटवीन द लाइन। अब ये उसके बारे में इतना अपने को रिसर्च नहीं करना है, जब एक फाइनल रिपोर्ट आएगा तो उसको हम लोग देख लेंगे, ठीक है। बट अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। उसके बाद आईपीओ बूम इन 2025, 162 कंपनीज, आइज 2.4 लाख करोड़। अब ये आईपीओ क्या है, दिस न्यूज इज रिलेटेड टू द शेयर मार्केट। किससे जुड़ी हुई न्यूज है बेटा, अभी मैंने क्या बताया, शेयर मार्केट से जुड़ी हुई न्यूज हमको पढ़नी है क्या, नहीं, इसको ज्यादा हमको इंपॉर्टेंस नहीं देना। हाँ, बट शेयर मार्केट के ऊपर किसका किसका इंपैक्ट होता है हमको पता होना चाहिए। शेयर मार्केट क्या है हमको ये पता होना चाहिए, सेंसेक्स क्या है हमको पता होना चाहिए, निफ्टी क्या है हमको पता होना चाहिए।
समझ में आ रहा है? तो ये इंपॉर्टेंट है, मतलब उसके अलाइड चीजें हमको पता होनी चाहिए, बट कौन से कंपनी का शेयर कितना बढ़ा, क्या बढ़ा, या आईपीओ किसका आ रहा है, क्या आ रहा है। आईपीओ होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। आईपीओ क्या होता है? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। मतलब जब भी कोई कंपनी शेयर मार्केट में खुद को लिस्ट करवाती है, तब वो सबसे पहले क्या लॉन्च करती है? आईपीओ लॉन्च करती है, जिसको इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहा जाता है। अगेन ये आईपीओ क्या होता है, क्या नहीं होता है, ये सारी चीजें हम लोग डिटेल में इकोनॉमिक्स के क्लास में देखने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पे देखो आईटी रिफंड, इनकम टैक्स रिफंड के बारे में आया कि भाई वो बढ़ गया करके। अगेन नॉट एन इंपॉर्टेंट थिंग। जब बजट आता है तो बजट में साल में एक बार बजट आता है, तो बजट में सारी इंफॉर्मेशन, सारा डेटा हमारे पास रहता है। फैक्ट्स एंड फिगर्स आर इंपॉर्टेंट, बट कौन से फैक्ट्स एंड फिगर्स? जो फैक्ट्स एंड फिगर्स सरकार देती है वही इंपॉर्टेंट होता है। बट हाँ, जैसा मान लो कौन से एक्सीडेंट में कितने लोग मरे, क्या मरे, ये सब हमारे कुछ भी काम के नहीं है। ठीक है। ओवर 300 फर्म्स टर्न डेब्ट फ्री, कैश रिजर्व डबल इन फाइनेंशियल ईयर 25। इंपॉर्टेंट है कि भारत के जो कंपनीज है उसमें 300 से ज्यादा कंपनी क्या बन गई? कर्ज मुक्त हो गई। मतलब उन्होंने खुद पर का कर्जा वापस दिया, और उनका अभी क्या हुआ है? उनके बैलेंस में, उनके अकाउंट में पैसा भी बढ़ते जा रहा है। अच्छी बात है, क्योंकि इंडस्ट्रीज स्ट्रांग होना भारत में बहुत आवश्यक है। अगर बिजनेसेस के पास पैसा रहेगा तो वही पैसा वो भारत में क्या करेंगे? इन्वेस्टमेंट करेंगे, और कंपनी का क्या करेंगे? विस्तार करेंगे। कंपनी अगर बढ़ेंगी तो जॉब जनरेट होंगे, मतलब लोगों को जॉब मिलेंगे, आवश्यक है। तो इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो ये ऐसी जो खबरें हैं वो हमको काम में है। उसके बाद वर्ल्ड, ये वर्ल्ड नाम का पेज आता है, मतलब इसमें इंटरनेशनल रिलेशंस की जो न्यूज है वो आती है। अब बेटा देखो, इसराइल ने अटैक किया गाजा पे, ये तो बहुत 1-1.5 साल से चल रहा है इसराइल गाजा का संघर्ष। अगेन एक बार पढ़ लेना। अब जैसा आप रेगुलर पढ़ोगे ना तो ये न्यूज आती रहेंगे, क्योंकि इसराइल इज कंटिन्यूसली अटैकिंग गाजा। बट व्हाट इज द इशू इन्वॉल्व? इसराइल और गाजा का क्या संबंध है? ठीक है, गाजा कहाँ पे आता है, वेस्ट बैंक कहाँ पे आता है, इसराइल के लोकेशन क्या है, ये सारी चीजें हमको पता होनी चाहिए। तो इसके लिए क्या आवश्यक है? दीज आर मैप बेस्ड क्वेश्चन। तो मैप देखना, मैप निकालना, इसराइल का मैप देखना, इसराइल में गाजा कहाँ पे आता है वो देखना, वेस्ट बैंक कहाँ पे आता है वो देखना, इसराइल की सीमा कौन से देशों को लगती है ये देखना, क्योंकि यूपीएससी प्रीलिम्स में ऐसे सवाल उठाती है। जैसा एक सवाल पिछले साल पूछा था रशिया यूक्रेन का, कि यूक्रेन को लग के कौन से देशों की सीमा है, भाई बताओ। अब चल रहा है ना तो बताओ। मतलब क्या यूपीएससी जो चल रहा है उस पर ज्यादातर सवाल क्या करती है? पूछती है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझा? अब यहाँ पे नाइजीरिया का एक्स प्रेसिडेंट मर गया, बेटा ऐसे तो बहुत मरेंगे। ठीक है, तो पढ़ना है क्या? नॉट इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स की एक न्यूज है। यूएस डीओजी मतलब डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस फायर्स मोर लॉयर्स सपोर्ट स्टाफ इन्वॉल्व इन ट्रम्प केसेस। अभी अमेरिका का इंटरनल मैटर है, अमेरिका में जो स्टाफ है उसको फायर किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट है क्या? नहीं। नीचे आते हैं, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। लैवरोव वैंग ई डिस्कस यूएस यूक्रेन वॉर एंड यूएस रिलेशन। अब यहाँ पे जो लैवरोव है ना, इज अ रशियन फॉरेन मिनिस्टर, और ये वैंग ही चाइना के फॉरेन मिनिस्टर। इन दोनों की मीटिंग हुई है, और मीटिंग में कुछ डिस्कशंस हुए। तो इंपॉर्टेंट एक बार पढ़ लेना कि भाई क्या डिस्कशन हुआ क्या नहीं हुआ, बिकॉज रशिया एंड चाइना ये क्या है? बड़े प्लेयर है। ठीक है। और हाँ, भारत के फिर रशिया के साथ संबंध कैसे है, भारत के चाइना के साथ संबंध कैसे है, भारत के अमेरिका के साथ संबंध कैसे है, बहुत महत्वपूर्ण है। बिकॉज अगर इनके बारे में कुछ भी बात आती है तो हमको पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, समझ में आया? रशिया अटैक्स वेस्ट यूक्रेन विद ड्रोन्स एंड मिसाइल। देखो बेटा, ये रशिया यूक्रेन वॉर 3 साल से चल रहा है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अभी का तीसरा साल है, चलते ही जा रहा है। अभी इनकी न्यूज हर दिन आती है, किसी ने एक ने दूसरे पे अटैक किया, दूसरे ने एक पहले पे अटैक किया, ये है। हाँ, बट इसके बारे में पता होना चाहिए। जैसे मैंने बोला, रशिया की बॉर्डर कहाँ पे आती है, यूक्रेन कहाँ पे आता है, यूक्रेन का कौन सा हिस्सा रशिया ने लिया, ये सारी चीजें। स्मॉल प्लेन क्रैशेस एट लंदन साउथ एंड एयरपोर्ट। जैसे जिस प्रकार अहमदाबाद में क्रैश हुआ, उस पर छोटा सा एयरक्राफ्ट था, वो क्रैश हुआ। अब ये एविएशन सेफ्टी से जुड़ा हुआ मसला है, तो एक बार ये पढ़ने की आवश्यकता नहीं। यहाँ पे ढाका के रिलेटेड न्यूज है, बांग्लादेश। ठीक है, एक बार पढ़ लेना। देखो, हमारे नेबर्स के रिलेटेड अगर कोई न्यूज आती है तो दैट इज मस्ट फॉर अस। एक बार ओवरव्यू कर लेना, काम का निकला तो ठीक, नहीं निकला तो छोड़ देना। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझा? सो एक इंडिया एंड इट्स नेबर, इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन है तो पढ़ना ही पढ़ना है। रशिया, चाइना, अमेरिका, ठीक है, इनके बारे में अगर कुछ भी आता है तो वो न्यूज हमको पढ़ना ही पढ़ना है। ये अभी तो ईरान इसराइल का भी चल रहा है, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। एक बार मतलब पता होना चाहिए कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। अगेन लास्ट है स्पोर्ट्स, नहीं पढ़ा तो भी चलेगा, अगर आपका इंटरेस्ट है तो यू मे रीड इट। तो दिस इज ऑल अबाउट न्यूज़पेपर। समझा? तो इसमें का स्पोर्ट्स सेक्शन काम का नहीं है। एंटरटेनमेंट, सैटरडे फ्राइडे को पिक्चर रिलीज होता है, तो फ्राइडे के दिन ना एक्सप्लेन नहीं आता है, वहां पे ये आता है, फिल्म के रिव्यूज आते हैं। पढ़ना नहीं, कुछ काम का नहीं रहता है। ठीक है, बट आप बाकी इकोनॉमी का पेज हमेशा आएगा, वर्ल्ड का पेज हमेशा आएगा, नेशनल न्यूज हमेशा आएंगी, स्टेट की न्यूज हमेशा आएंगी। तो एक बार देख लेना जितना मैंने बताया। और जो फ्रंट पेज है, अगेन गो बैक टू द इनिशियल,
तो मैंने क्या बताया, कौन सा पढ़ना है कौन सा नहीं पढ़ना है, ये सारी चीजें बेटा हमको कहाँ से पता चलती है, तो जो फ्रंट पेज है, ठीक है, दिस मच, ठीक है, पॉलिटी, इकोनॉमी, क्रिटिक, सोशल इश्यूज, लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन, वर्ल्ड, दिस इज मस्ट फॉर अस, बट अवॉइड क्या करना है, पॉलिटिक्स, एंटरटेनमेंट, क्राइम, स्पोर्ट्स एंड बिजनेस, अवॉइड। डाउट है आपको, कुछ समझ में आ रहा है, ठीक है, ऑनलाइन में किसी को डाउट है, नहीं, ठीक है, तो गाइज हम लोग क्या करते हैं, वी विल स्टॉप हियर, डाउट है कुछ, हाँ, तो कल से क्या करना, घर पे पेपर लगा लेना, इंडियन एक्सप्रेस लगाए तो चलेगा, ऑफलाइन में पेपर लगाना और प्रॉपर पेपर का एडिटिंग शुरू कर देना, जितना मैंने बताया उसमें इनिशियली आपका 2-3 घंटा लगेगा, 3 घंटे तक भी लग सकता है, बट ग्रेजुअली काम करना है। अब इसमें देखो एक चीज इंपॉर्टेंट है कि पहला तो क्या है ना, आपको दिक्कत कहाँ पे आएगा, तो पहला आपका वोकैबुलरी नहीं रहेगा, आपका क्या नहीं रहेगा, वोकैबुलरी मतलब क्या होता है, शब्दों के अर्थ आपको पता नहीं रहेंगे, कुछ शब्द आप पहली बार पढ़ोगे, तो ऐसे कंडीशन में सिंपल सा रूल बना लेना, एक छोटी सी 50 पेज की कॉपी ले लेना, उसमें 100 शब्द निकाल लेना, 100 वर्ड्स जो आपको नहीं पता है, वर्ड लिखना, और आपके पास आजकल मोबाइल में डिक्शनरी आती है, डिक्शनरी से मीनिंग लिख देना, 100 से 120 शब्द आप निकाल लेना, वर्ड निकाल लेना, तो क्या होगा ना, वही शब्द फिर बाद में रिपीट होते रहेंगे, मतलब आपने एक बार मीनिंग निकाल के रखा, दूसरी बार आप फिर से उसको देखोगे, तीसरी बार देखोगे, फिर क्या होगा, चौथी बार में कुछ शब्द रिपीट होंगे, तो आपको याद आएगा, अरे इसका तो मीनिंग मैंने पहले निकाला, इसका मीनिंग ये था, मतलब आपका कनेक्शन हो जाएगा। तो एक बार कैसा, इनिशियली फॉर 10 to 15 डेज इट विल बी टफ, तो आपका धीरे धीरे वोकैब बढ़ेगा, वोकैब बढ़ गया, एक बार आ गया, तो फिर क्या होगा, इजीली आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो 100 से 150 शब्द निकाल के रख देना, उसका मीनिंग भी निकालना, वो शब्द रिपीट होते जाते तो हमारे दिमाग में बैठ जाते हैं, एंड ट्राई टू यूज दोज वर्ड्स व्हिच आर देयर इन अ न्यूज़पेपर इन अवर डे टू डे कन्वर्सेशन। दोस्तों के साथ बात करते वक्त, कुछ बात करते वक्त वो शब्दों का इस्तेमाल करो, ताकि वो शब्द आपके लिए नॉर्मलाइज हो जाएंगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? जैसे मैंने बताया पैट्रियार्की, क्या बताया, क्या है पैट्रियार्की, इसको हिंदी में बोलते हैं, मराठी में बोलते हैं पितृसत्ताकवाद। पितृसत्ताकवाद मतलब होता है जिसको पुरुष प्रधान संस्कृति बोला जाता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? कि जहां पे समाज के पूरे निर्णय, फैमिली के पूरे निर्णय कौन लेता है, पुरुष लेता है, पूरे आर्थिक व्यवहार पुरुष के हाथ में रहता है, पुरुष जो बोलता है वही होता है, ठीक है, और महिलाओं को सेकेंडरी स्थान दिया जाता है, ठीक है, सो ये बोलते हैं पैट्रियार्की। इज इट क्लियर टू एवरीवन? जैसा अभी गुड़गांव में जो केस हुआ है, जहाँ पे वो यादव नाम की, मुझे नाम याद आ रहा है, एक टेनिस प्लेयर थी, उसको उसके पापा ने पीछे से आके गन से मार दिया। अब वो इशू क्यों हुआ है, क्योंकि उसके पापा को गांव में लोग बोलते थे कि भाई तू तेरे लड़की के कमाई पे जी रहा है करके, एंड हर डॉटर वाज लिबरल वन, ठीक है, जो रील वगैरह बनाती थी बाहर, उसकी खुद की एकेडमी थी, खुद पैसा कमाती थी वगैरह, तो लोग उसको टॉन्ट मारते थे। तो आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन उसके पापा ने उसको बहुत बार बोला था कि एकेडमी बंद कर दे, घर में बैठ, चूल्हा चौका कर वगैरह, मतलब जो ट्रेडिशनली होता है, बट उसने नहीं माना, तो अल्टीमेटली उसके पापा ने बिकॉज ऑफ दिस कि पुरुष प्रधान, कि मेरा नहीं सुन रही है करके, या फिर मेरे ईगो को हर्ट कर रही है, दैट्स व्हाई हर फादर किल्ड हर। अगेन ये किसके कारण हुआ, पैट्रियार्की। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो पता होना चाहिए। तो ऐसे जो अलग अलग टॉपिक्स है, अलग अलग शब्द है, आपको अभी आने वाले समय में देखने को मिलेंगे, सो जस्ट मेक अ लिस्ट ऑफ दोज वर्ड्स और उसके मीनिंग निकाल, ठीक है। कुछ डाउट है आपको? तो आज के लेक्चर में यहाँ पे रुकते हैं, विल शेयर दिस पीडीएफ, एक बार देख लेना और कल से रेगुलर पेपर पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक, थैंक यू।